बना ले पिया अपना, बना ले पिया। क्या बाबू, तो क्या करूं अभी? निकाल दूं ये? किसमें लगा दूं? और इसका अलग है तो कॉर्ड तो भी घुसेड़ दूं? अरे होशियारे रे, ले आके घुसा दे तू। और जो ये घुसा पाया ना तो ही तेरी जिंदगी में गति है, लेकर दे। रहे ना, जिसका अपने को आइडिया नहीं उसमें क्यों हीरो बनने का? रुक जाओ रे, मेरे को मत बताओ। हाँ अभी छोड़ दे। ये मेरे को YouTube का लिंक भेजा क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरी क्लास एक बार सीधी बैठ जाएगी। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। चलो 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 चलो, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। नीचे के बच्चे रसगुल्लो एकदम सीधे बैठोगे। राइट, थोड़ा सा साइड में हो जाओ। वो जो पीछे वो बैग में अभी कुछ निकाल रही ना बाहर, बुक निकाली अभी ब्लू कलर की, वो देखो छोरी। हाँ गुड़िया, तेरे को बेंचमार्क, अच्छा बैग उठा के अभी साइड में रखा। हाँ उसको बेंचमार्क रख के सब लोग इस तरफ आ जाएंगे, इसके बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना? वो सीमा है वहां पर। तुम्हारा नाम सीमा है बेटा? ठीक है। सो भाई किसको देख रहा है यार, इतने गंदे दिन तेरे। अच्छा है बेटा। सो मैं अभी आपसे ये बात बता रहा था कि जल्दी से सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। देखो इनको इतना इंपॉर्टेंस मिलता है ना जो लेट आते हैं, ये दिख रहा है तुम्हें? अब ये सबको हिलाएंगे, फिर धीरे धीरे अंदर जाएंगे, जो इंपॉर्टेंस मिलता है इसकी वजह से लोग करने लगते हैं। अब कल से इतना सड़ाऊंगा बाहर, मालूम पड़ेगा। चलो पहले जल्दी से अभी एक बार बोलेंगे गुड आफ्टरनून। इतना ही गलती हो गई, गुड इवनिंग बोलेंगे। मेरी इंग्लिश की टीचर वीक थी, तुम्हारी तो नहीं थी ना, तुमने बराबर बोलना चाहिए था। ठीक है, गुड इवनिंग बोलो एक बार प्रेम से। अच्छा राधे राधे आपको भी, और एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर। गुड, अच्छा लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। बाकी सांसें आ रही है, बॉडी सिस्टम एकदम बढ़िया, कुछ हलचल हो रही है। देखो तुम्हारी सबसे भारी चीज क्या है तुमको पता है? तुम्हें आइडिया नहीं। आज इस बात पर अपन पढ़ाई शुरू करेंगे। कितनी भारी चीज है तुम्हें? तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होता है। मतलब तुम कितने जोरदार वाले चमन क्यों ना हो, पर फिर भी कुछ कुछ होता है। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है ऐसी बात, बट फिर भी फीलिंग जनरेट होती है। अरे यार अरे यार, तुमको फील नहीं हो मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी बात छोड़ो। अंदर से कभी ना कभी तो एक आध बार तो भी ऐसा फील हुआ होगा ना कि कोई अच्छा लगने लगे। अच्छा एक बार चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कितने लोगों को ऐसा लगा। मेरे को देखना है कितने बच्चे सच बोलते हैं बस। अरे अच्छा चलो, क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, वापिस से करते हैं। पर कितने मक्कार लोग बैठते हैं, झूठे लोग बैठते हैं इस क्लास में, पता चल रहा है। नीचे के बच्चों में तुम्हें भी देखूंगा, ठीक है ना? आज मैंने कहा कि लेक्चर शुरू करने के बाद एक बहुत अच्छी, सर एक नहीं अंडी बंडी शंडी नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ये बोल रहा था अच्छी चीज से शुरुआत करते हैं, राइट? मतलब सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था मैं, जो बाद में बताऊंगा। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि कभी ऐसा हुआ, मतलब तुम जैसे भी हो, जैसे मतलब तुम खुद के बारे में बहुत गंदा सोचते हो, मैं अच्छा नहीं हूँ, फलाना हूँ, ढींगड़ा हूँ, राइट? ऐसे बहुत सारी गंदी गंदी चीजें सोचते हो, राइट? मुझे आता नहीं है, मैं वीक हूँ, फलाना ढींगड़ा। बट मैं पूछता हूँ फिर भी जब आपके पास कुछ नहीं है तब भी तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, फिर भी दिल के कोने में कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हलचल हुई होगी। मुझे पता है तुम ये सब बातें तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं बता सकते। वैसे ऑनलाइन वाले बोलेंगे साले कमीने चुपचाप बैठ, हमारे मम्मी पापा भी सुन रहे हैं। नहीं नहीं मम्मी पापा, आपका बच्चा झूठ बोलता है, मुझे 100 टका मालूम है ऐसा कुछ होता है। मैं श्योर हूं, मैं हर कितने सारे बच्चों के साथ रहता हूं। मम्मी पापा आप क्या बात कर रहे हो? आप 3-4 बच्चों के साथ रहे होंगे मैक्सिमम। बट आई स्टे विद दिस किड्स, यही मेरी जान है एकदम। मतलब इतने प्रेम से मेरे साथ बात करते हो तो मुझे पता है। सो मैं ये पूछ रहा हूं, कुछ कुछ होता है क्या कभी कभी? मतलब तुम कितने झंडू बाम क्यों ना हो, फिर भी होता है ना, उसके बावजूद होता है ना। तो कितने लोगों को हुआ है ऐसा मैं पूछ रहा। अभी झूठ देखते कौन कौन बोल। आए हाय यार, ताली बजा लो भाई। ए नीचे वाले बच्चों तुम बताओ। नहीं नीचे के रसगुल्ले तुम बताओ। सीधा बैठ पहले, वो ब्लैक कलर ऐसा, सीधा बैठ। कितने बच्चों को नीचे हुआ बताओ तो एक बार हाथ ऊपर। इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी लाइफ में हुआ होगा। नीचे के रसगुल्लो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या कि कुछ कुछ हुआ है?
संतोष, साइंटिस्ट को बुलाओ इधर। अरे किसी का हाथ ऊपर नहीं हो रहा नीचे? एक हुआ, दो हुआ। भाई इंसान बनने के लिए धन्यवाद। साष्टांग नमन। हाँ चुपचाप बैठ, नहीं मुझे नहीं पूछना तेरी बात। मेरे को बिल्कुल बकवास नहीं करनी की, और पर्सनल बातें कोई नहीं करेगा, चुपचाप बैठो। मैं आपको ये बता रहा हूं, जब भगवान ने आपको इतना प्यारा बनाया है, जब आपके हर पुर्जे में काम दिया है, हर पुर्जा काम कर रहा है, राइट? सो मैं आपको एक बात बताऊं, जब इतना सब कुछ आपको अच्छे से भेजा है भगवान ने, इतना सोचा है, आपको क्या लगता है कि ये चीज भी नॉर्मल होगी कि नहीं होगी? होगी। आपको मैं जब बोल रहा हूं कि आपको मम्मी पापा की याद आती है, आपको थोड़ा सा कष्ट होता है, अभी ये सब चला जाएगा धीरे धीरे। अभी आप इतना सोचते हो ना पढ़ाई के बारे में, सब हो जाएगा। बट पढ़ाई कैसे करेंगे? मस्ती में, प्लेफुलनेस। तुम हंसते खेलते कितने अच्छे लगते हो, तुम्हें आइडिया भी है? तुम्हें पता है वो जब येड़े की जैसे हंस रहा था, पूरी पब्लिक नहीं देख रही थी, तुम्हें नहीं लग रहा कितने प्यारे लग रहे? नीचे वाले बच्चे कितने येड़े दिख रहे थे, कितने छपरी दिख रहे थे। उनको हाथ ऊपर करने में टेंशन है, समझ में नहीं आ रहा साला हाथ ऊपर नहीं हो रहा इनका, कितना प्रॉब्लम है यार। येड़े चाले करते रहते यार। चले फिर अभी आगे, ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर आपके मम्मी पापा है तो मम्मी पापा को बोलना, नहीं जो सर बोल रहे हो सब सही बोल रहे, आप टेंशन मत लो, बट मैं संस्कारी हूं, सब अच्छे से होगा, है ना? ठीक है। नहीं मेरे को क्यों बताना था कि भाई यार हम बहुत उस जो भी है ना ऊपर के बंदे को बहुत लाइटली लेते हैं हम उसको, वो इतना भारी आदमी रहेगा क्या, मतलब डैम क्रेजी, कितने भारी लोग, मतलब यू सी ही इज अ मैजिक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। हर रोज इसका हार्ट ब्लड सप्लाई कर रहा है, हर रोज नहीं हो रहा है, हर रोज जब से जन्मा है तब से। ये मैजिक देखो कैसा खतरनाक, जब से जन्मी है तब से लेकर आज तक सांस ले रही है। तुम इसको फील करोगे तो तुम्हें मैजिकल लगेगी हर चीज। तुम्हें चींटी से लेकर आसमान में उड़ने वाले परिंदे सब मैजिकल लगेंगे अगर फील करोगे तो। और जिस दिन खुद में मैजिक फील करने लग जाओगे, वो भरोसा जनरेट हो गया, यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। आई रीड माई बुक्स, आई रीड बुक्स एवरी सिंगल डे, and this one feeling, this one thinking is being bestowed by majority of the leaders all over world. अरे गांधी जी एक साधारण आदमी, ट्रेन में से बाहर फेंक दिया गया, इंसल्टेड, फिर उठ खड़ा होता है, and then he thinks that no, I'm going to go with non-violence movement. Right? Subhash Chandra Bose, when everything is destroyed in India and he decides that he is going to create Azad Hind Sena, he decides that he is going to create a military. Do you think so it is small? तुमको मैं कल बोलूंगा एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी, तुम इधर के लोगों को जोड़ नहीं पाओगे। And he decides doing that. He talks to the Japanese people. You have to first feel the miracle within you. Start feeling it. Keep smiling. मजा आता है। ठीक है, मेरे साथ जब भी रहो ना तो ऐसे रखने को, क्या बहुत भारी कुछ तो चल रहा है, फील करने का, समझे? कैसे सीरियस बैठे हो यार। शी चिन्मय, मैजिक होता है ना? चिन्मय के साथ तो बहुत बार हुआ है। लेट्स गो ऑन नाउ, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। मुझे याद नहीं आ रहा है, कल अपन जब कर रहे थे तो ऐसा कुछ तो हुआ था कि अकाउंट्स में कितनी चीजें होती है, वो 10 होती है ना? यहां बोल रहे दूंगे एक थप्पड़, कितनी चीजें 10 होती है? 4, 3, 2, 5, तो मतलब एमसीक्यू में आ रहा है अभी 5 होती है। असेट, बैलेंस, पर थोड़ा क्या देख रहे मेरा? नीचे के अंडी बंडी शंडी अगर अगली बार नहीं बोला तो मैं अलग से नहीं पूछने वाला। नीचे जल्दी से बताओ, असेट को कौन सा बैलेंस होता है? असेट बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गया, इनकम बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस कम हो गया, इनकम कम हो गई, कैपिटल कम हो गया, असेट कम हो गई, तो क्रेडिट, असेट कम हो गया, हाँ मैं भी सही बोल रहा हूं, इनकम कम हो गई, डेबिट। सभी को समझ में आया? बेस्ट है। अब जल्दी से मुझे एक बात बताओ, वो कुछ ऐसा है क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री आती है आपको? क्या है? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री, अक्रूड इनकम की एंट्री, अक्रूड इनकम टू इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री,
कितने प्यारे हो, कुची कुची कू। अब जल्दी से मुझे एक बात बता दो, सिर्फ ऐसा बोला इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी। इज्जत दो, इज्जत दो, ठीक है। फिर दूसरा, अगर मैं बोलूं अक्रूड इनकम, कहां जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, सैलरी। ये चिड़िया उड़ चल रहा है क्या? ये बैलेंस शीट में जाता है क्या? कौन लेके गया तुम्हारा? हाँ जल्दी से बताओ अभी। P&L डेबिट साइड। तो अब मुझे एक बात बताओ, सॉरी ससुर जी, मैं बैग गया था थोड़ी देर। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अगर क्रेडिटर्स हुए तो, और डिबेंचर हुआ तो लाइबिलिटी साइड। डिबेंचर असेट भी हो सकता है, सो बैलेंस शीट असेट साइड। स्टॉक, now stock of shares also will go on the balance sheet asset side. That's lovely people. Now let's go to one more step ahead. यार याद नहीं आ रहा है मुझे, तुम्हें याद आ रहा है क्या? बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं? 5 होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। पहला वाला बता दो, मुंह पर मारो। बैलेंस शीट, फिर P&L अकाउंट, फिर और लास्ट वाला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ेंगे क्या? कितना कमाल, फाइनल में कितना कमाल का, उसके लिए इंटर पास होना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हम बैलेंस शीट शेड्यूल 3 ऐसा कुछ बनता है क्या? बट सिर्फ शेड्यूल 3 फॉलो होना पड़ता है कि एएस भी फॉलो होते हैं? राइट। और अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट्स रही तो स्पेसिफिक एक्ट्स को भी फॉलो करना पड़ता है क्या? सो जब कभी भी इसके आगे तुम बिजनेस में, व्यवसाय में जाओगे ऑडिट करने के लिए, तो अब आपको पहले उस बिजनेस को समझना पड़ेगा, उसके लिए कौन से एक्ट है समझना पड़ेगा, इसीलिए आप उस एरिया में फिर स्पेशलाइज होने लगते हो। जैसे मर्जर्स एक्विजिशंस होते हैं, तो मर्जर्स एक्विजिशंस में राजा बेटा जी, व्हेन यू आर वर्किंग अराउंड, यू विल हैव टू वर्क अराउंड वेरियस वैरायटी ऑफ द एक्ट्स, इंक्लूडिंग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ग्रेचुइटीज एक्ट, एम्प्लॉइज का क्या होगा, कैसे होगा, यस और नो, और कहां से एनओसी लेना पड़ता है, ऐसे देखना पड़ता है। तो आप स्पेशलाइज करने लग जाते हो फिर, तो बहुत सारी एक्ट अप्लाई होती है। अब मेरे आपसे पहली विनती और ये पूछना है, क्या ये इसका फॉर्मेट फ्रीज दे गया? हाँ नहीं? अच्छा, तो तुमको बैलेंस शीट आती है बनाने? कितने बच्चों ने बैलेंस शीट को रिवाइज किया घर पर? ओके ओके, ये मेरी बात सुनो ना। ओके, वेरी गुड। नीचे नीचे गुड़िया, तुमने नहीं रिवाइज किया बेटा? फर्स्ट बेंच, वो तो ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे फर्स्ट बेंच पर बैठी ही नहीं हूं। वह ऐसा कौन इग्नोर करता है यार? हाथ में इधर पट्टे पट्टे है पिंक कलर की। अच्छा, अभी आशीर्वाद देगी मेरे को, वो भी ऐसे। अच्छा यार, मेरे को राउडी राठौड़ वाली मूवी याद आ गई, उसमें देवी प्रकट होती है ऐसे। देखना तुम जाके, मूवी सेम लग रही हो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप अप द गुड वर्क। ये मेरी बात सुनो बे, क्लास में पहले थके हुए बैठने का नहीं, मेरे क्लास में थके हुए बैठने का। एक साल में तुम्हारे जैसा मैं बन गया ना, मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे। मेरे को मेरा टेंशन है, एनर्जी पाइजे। तुम्हारी मेरी उम्र में कितना फर्क है? बहुत है, फिर भी देख रहे क्या एनर्जी मेरी तेरी सारा बैठ बैठ के सड़ रहा है वे उधर। चमन फॉर्म में चाहिए, एकदम एकदम फुल फॉर्म में। पढ़ाई कैसे करेंगे? फॉर्म में। हाँ, और अगर नहीं किया फॉर्म में तो बीच बीच में मैं एक्सरसाइज कराता हूं, और वो बहुत गंदी होती है फिर, और फिर सबको कराता हूं मैं, और जब नहीं करता तो फिर मैं स्टेज पे बुला के करवाता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि भाई साहब प्लीज शांति में रहो, क्रांति मत करो। सुनते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट? अरे यार वो याद नहीं आ रहा। बैलेंस शीट में पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होता है, बेस्ट है। फिर बनता है 1, उसके अंदर बनता है ए, क्या बनता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में ए क्या बनता है? शेयर कैपिटल। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद? पहली वाली नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर दूसरी वाली डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, थर्ड वाली अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जब करंट लाइबिलिटी पर जाते हैं तो चारों के चारों आइटम ऐसे ही जाते हैं, सिर्फ एक चेंज हो जाता है। डिटेल क्या बन जाता है? तो जल्दी से मुंह पर मारो मेरा। पहला वाला क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर
अदर करंट लाइबिलिटी के बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, रसगुल्ला। गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, असेट। असेट में बेटा पहले 5 हेडिंग बताएंगे, फिर अपन उसके डीप टेल में भी जाएंगे। पहले 5 हेडिंग में क्या बनेगा? पहला नॉन करंट असेट, फिर फर्स्ट वाला पीपीई। क्या पीपी? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यार इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। तुमको आ रहा है? हाँ, वो बोल नहीं रहा बच्चा, वो करने वाला। हाँ, सेकंड वाला क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड वाला डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट। चौथा वाला लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। और फिफ्थ वाला अदर नॉन करंट असेट। अच्छा, फिर जब हम असेट साइड में जाते हैं तो ऊपर के 2 आइटम नीचे आते हैं, फिर 3 आइटम हम घुसेड़ते हैं। यस और नो? तो पहला आइटम कौन सा आता है करंट असेट में? करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्री, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सुन रहे? बॉल मंगा गाना बजाने का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड, फिर अदर करंट असेट्स। राजा बेटा जी, उसके नीचे बैलेंस शीट में ऐसे भी कुछ आइटम होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, जो बैलेंस शीट में नहीं जाते। से यस। रसगुल्ले, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? लास्ट बेंच, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ। क्लास में सीधे बैठा हूं, पहले कुछ दिन तक तो मैं यही काम कराऊंगा। नलायक को गुड। मैं पूछ रहा हूं इनकम फ्रॉम, अच्छा इनकम स्टेटमेंट, पी एंड एल अकाउंट। हाँ, पहला वाला क्या आता है? तुमने बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर दूसरा वाला कौन सा है? अदर इनकम। अरे वाह। फिर बेटा जी नहीं 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 नहीं, अदर इनकम हो जाने के बाद में हम एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं, टोटल रेवेन्यू आ जाता है, फिर हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं। और एक्सपेंडिचर में फर्स्ट वन क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री 3 आइटम का, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। अच्छा, चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बहुत सारे बच्चे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहे, सर अगर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रहा तो क्या करने का? अगर ज्यादा रहा तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, अगर नेगेटिव फिगर आए तो क्या करना? मैं है ना, अभी मैं बताएगा तुमको, चिंता नहीं करो, है ना। कल बहुत सारे बच्चों ने क्वेरीज पूछी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तो करेंगे। फिर उसके बाद में क्या आता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ई के बाद में एफ फाइनेंस कॉस्ट, फिर थोड़ी सी एबीसीडी उल्टी हो जाती, फिर डी बाद में आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और फिर क्या आता है? अदर एक्सपेंसेस। जिसका कोई नहीं उसका अदर एक्सपेंसेस। ए माइनस बी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस होता है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस के 2 हिस्से, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स कौन पढ़ाता है? पीकेडी मैम। और नीचे आता है डेफर्ड टैक्स, वो कौन पढ़ाएगा? बाबा। AS22। और फिर उसके बाद में आपका आ जाता है पैट। उसके बाद में कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस होता है, बट मैंने आपको बताया वो देखने की जरूरत नहीं है। फिर हम उधर क्या कैलकुलेट कर लेते? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। उसमें बेसिक अर्निंग पर शेयर होता है और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होता है, ये एज पर AS20 होता है। सो यस बॉयज एंड गर्ल्स, विद दिस आई थिंक आई शुड ऑल्सो आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। गुड़ी आपको परेशानी कुछ? यू नॉट वेल, यू नीड सम हेल्प? ए सुनो ना, इधर तुम मेरे रसगुल्लो में डांटता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको अनकंफर्टेबल तो कोई प्रॉब्लम है। यू नीड एनी हेल्प, यू लेट मी नो। नहीं? ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट। पहली वाली चीज क्या है बेटा जी? मैं आपको ये बता रहा था, डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है कि नहीं होता है? मुझे पहले बताओ, असेट की एक्विजिशन एंट्री, असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अच्छा, उसके डेप्रिसिएशन की एंट्री बता दो। डेप्रिसिएशन टू, नहीं वो पहला वाला नको, वो रियल लाइफ वाला बताओ। डेप्रिसिएशन टू, डेप्रिसिएशन टू, तू रिवाइज करके आया घर पर? नहीं समझा क्या? नहीं रिवाइज करके आया कि नहीं है? एंट्रीज लिखे वो क्या समझाऊंगा अभी? तेरे को रिवाइज करके आना चाहिए। रिवाइज करके आ बेटा प्लीज, समझ में? रिवाइज करके आना। समझा नहीं वो वापस समझा सकता हूँ, बट यू नीड टू आस्क अ क्वेरी, राइट? रिवाइज करके आने का। एरोप्लेन समझ में आती है तेरे को? बैठा है कभी एरोप्लेन में? नहीं बैठा, ट्रेन में बैठा है? समझ में आती है? नहीं आती ना, बैठता है ना। वैसे एंट्री नहीं समझ में आती ना, जाके देखने का, बैठने का। हाँ, दिस इज द रूल ऑफ अवर लाइफ। तू क्या जन्मा था तब क्या समझ के समझाता क्या?
क्या समझा था? घंटा कुछ नहीं समझा था। जन्म गए थे ना, तुमको समझा भी नहीं, तुम जन्म गए। और फिर उसके बाद में तुमको जो जो चीजें बताई गई करने लगे ना तुम। और मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? अरे आई डोंट यूज लैंग्वेजेस, आई ओनली टॉक फैक्ट्स। यही फैक्ट है। तू क्या जन्मा था तब तेरे को क्या हर चीज समझने के बाद नहीं करता था क्या? साला डांस नहीं आता था फिर भी नाचता ही था ना, ऐसा हेड़े जैसे। कुछ भी बड़बड़ कर रहा है। मैं अभी भी नाचता, मेरे को नहीं आता है तो भी। कितने बच्चे नाचते इधर, डांस नहीं आता फिर भी गणपति में नाचते हम लोग, फिर बहुत मजा आती है उसमें। अगली बार से आने का नहीं ऐसा। अरे नहीं, वो क्या हुआ ये ऐसे ही समझा सकता हूँ। कल वो आया, मुझे क्वेरी पूछी सर कि मुझे थोड़ा सा फास्ट लगा, मुझे नहीं आया, विच इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। आपको कभी भी ऐसी कोई क्वेरी आएगी तो देन व्हाट आई डू इज आई मेक इट पॉइंट दैट कि नेक्स्ट सेशन में वो करूँ। बट उसके पहले आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, उसको एक बार देख के आना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, वी ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मूड स्विंग्स। कई बार क्या होगा कि आपका क्लास में से ध्यान भटक जाएगा, बिना वीजा के तुम स्विस, पेरिस सब जगह घूम के आ जाओगे, और जिससे मिलना चाहो उससे मिलके आ सकते हो तुम। वन आई डोंट हैव टू टॉक फर्दर, सो इन योर ड्रीम्स यू कैन डू एंड कम बैक अगेन, राइट। तो हमें मूड स्विंग्स होते हैं, तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, एक आध चीज छूट जाए तो घर जाके वापस करना, ये बहुत जरूरी है। नहीं ले पाएगा टीचर इस सारी चीजों की जिम्मेदारी, आपको करना पड़ेगा। और मैं क्यों झूठ बोलूं, जो है वो पहले ही डेमो के दिन में बता देता हूं, यार ये ऐसे करना पड़ेगा आपको। उसके बावजूद क्वेरी रही तो फिर मेरी जिम्मेदारी। अब एंट्री में मैं क्या करेगा, क्या बताऊंगा अभी, ये बेसिक्स पढ़ा रहा हूं ना मैं तो अभी इंटरमीडिएट का। अभी आज से हम थोड़ा सा धीरे से उस तरफ ड्रिफ्ट होंगे आपके सिलेबस में। हाँ याद ही नहीं है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बोली आपने? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब बेटा जी, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, इट गोज वेयर, सो हमारी एंट्री बन जाती है P&L टू डेप्रिसिएशन। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? कितना क्यूटी पाया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? असेट। ये एक्यूमुलेट होते रहता है क्या? और राजा बेटा जी, बैलेंस शीट में जब इसका प्रेजेंटेशन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, लेस कर दिखाते हैं एज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। अकाउंट दो अलग अलग है, बट उसको एज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल लेस करके बताते हैं। गोली मारो, जब असेट सेल होती है तब हम क्या करते हैं, असेट को डेबिट बैलेंस होता है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट बैलेंस। इन दोनों को एक जगह लेके आते हैं। उस अकाउंट का नाम क्या है? असेट डिस्पोजल। सो असेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में असेट एट ओसी, यस और नो, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जाएगा असेट डिस्पोजल के क्रेडिट साइड में। एंट्री बनाना बहुत आसान है, हमारी एंट्री बनेगी असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट, और नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। ये लॉजिक कैसे लगा? एकदम सिंपल है। असेट को खाली करने का, एम्प्टी करने का, तो असेट को क्या करेंगे, क्रेडिट, और असेट डिस्पोजल में डालेंगे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट, और उसको डालेंगे असेट डिस्पोजल में, यस और नो। और फिर बेटा जी कैश ऑब्लिक बैंक लिखकर प्रॉफिट और लॉस जो भी है कैलकुलेट करके लेके आ जाएंगे। तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं यहां पर। ये बच्चा, यस और नो, तुम घूम के आए ना भी कहीं, तो झूठ ना करो, घूम के आए, मेरे को बॉडी लैंग्वेज आती है। तो मैं बोल रहा हूँ मूड स्विंग्स होते हैं, घूम के आते बच्चे, सामने बैठे फर्स्ट बेंच पर, टेंशन नहीं लेने का, फिर दोबारा वापस आने का और पढ़ने लग जाने का। अब आगे वापस कहाँ गए थे वैसे? क्या बहुत डीप चले गए थे? नको आजा आजा आजा। तो यार बहुत क्यूट हो यार, कुछ भी बोला चले। नहीं सही में, आई स्वेयर, आई एम नॉट किडिंग, आई एम जेन्युइनली एंजॉयिंग योर बैच। बस ऐसे ही रहना, चेंज मत हो जाना, बाकी मैं निभा लेगा। ये क्या अकाउंट्स वगैरह कोई डिफिकल्ट नहीं, प्लेफुलनेस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। फिर मस्ती करते करते सीख जाएंगे। पहले के जो लोग होते थे ना बेटा, जैसे मेरे डैड, ही इज नॉट इवन 12th पास, ही नोज टैक्स के प्रोविजन मोर बेटर देन मी। हाँ, आपके इसमें भी ऐसे कुछ रहेंगे बिजनेसमैन, आपके माँ बाप, एंड दे नो बिजनेस लॉजिक, इनकम टैक्स के लॉजिक, अकाउंटिंग के लॉजिक मोर बेटर देन अस। दे मे हैव अ डिफरेंट अप्रोच, but they know more better than us. What it says that books are not going to take you anywhere else. कहीं नहीं लेके जाएंगे। Playfulness. What about experience? To experience particular thing for a long period of time, you need to be playful. Can I teach for 15-20 years without being playful? No, it's not possible. To be successful, you need to be playful first. Light at heart. Relax. हो जाएगा। Problem आने दो, मजा आ रहा है। So I always say that कि बच्चों को कैसे बोलता हूँ, बॉक्सिंग पता है बॉक्सिंग? तुम्हें पता है मुझे समझ भी नहीं आता था पहले, सो आई हैड टू रीड द साइकोलॉजी ऑफ दैट। कोई बॉक्सिंग कैसे खेल सकता है बे? मतलब मार रहे बे, कौन खेलेगा यार? तुम जाओ कोशिश, तुम लड़की थोड़ा ट्राई कर लेना, एक दूसरे को मारो ऐसा। हॉस्टल में मतलब एक छोरी रोने लगी कि मम्मी को फोन करेगी, तुम्हें पता है कितना बड़ा तांडव होगा, आपके हॉस्टल में मारा जाता है,
You getting my point? It is going to create a chaos. But boxing को अगर तुम देखोगे, so people enjoy boxing. एक दूसरे को मारते, उसमें भी कुछ बात है. So playfulness is the key to do anything and everything. I repeat, playfulness is the key to achieve anything and everything. और अगर आप प्लेफुल नहीं रहे, सीरियस आकर बैठोगे, तुम्हारी लगने वाली और बहुत गंदी बैंड बजने वाली है. तो मत करना ऐसा कुछ, है ना. बी प्लेफुल, रिलैक्स. ओके सर, लव यू. मस्त एकदम. कभी मिलेंगे अकेले में तो बात करेंगे. लेट्स गो ऑन. अभी सुनो, आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हम. आज हम शेयर कैपिटल की कुछ एंट्रीज देखेंगे. ओके, बहुत डिटेल वाली नहीं, बट एक नॉर्मल एंट्री. तो पहले मैं आज आपको एक बात बता दूं कि देयर आर इन केस ऑफ शेयर कैपिटल 2 कॉन्सेप्ट. कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं? 2. सो शेयर कैपिटल, ओके, इन द बुक्स ऑफ इशुअर, कोई घाई नहीं करेगा. एक होता है इशुअर, या मैं एक काम करूंगा कंपनी, ठीक है. और एक दूसरा होता है, सुन लो ना, नको ना घाई करो, एक होता है इन्वेस्टर. इन्वेस्टर, इज दैट ओके? इन्वेस्टर माने सभी डीमैट अकाउंट होल्डर. तो मैं लिख दू डीमैट अकाउंट होल्डर. ओके. और राजा बेटा जी, और एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट, ये जो कंपनी होती है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट. कोई इधर शेयर मार्केट का बच्चा अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा तो मुझे मजा आ जाएगा. कोई हाथ ऊपर कर. यस, कैन यू प्लीज गिव द माइक. और कोई, 1 2, और कोई नहीं. 2 मिनट मेरे को गुड़िया को देने का. नहीं प्लीज, आई होप यू डोंट माइंड. गुड़िया को दो. और नहीं, लड़कों की इज्जत है, बट आई वॉन्टेड टू गिव इट टू गर्ल. और तू कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा, कोशिश कर ले. तुझे बस रोना है, रो ले. दिया मैंने, किया पार्शलिटी, खुला. हाँ गुड़िया बोल. सर, जब फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट होता है, जो हम आईपीओ करके बोलते हैं. वेरी गुड. एंड सेकेंडरी मार्केट मतलब जब ट्रेडर्स आपस में शेयर्स को डील करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट. वेरी गुड. सो राजा बेटा जी, जब कभी भी आपको एज अ इन्वेस्टर शेयर बाय करने, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है. आप बता सकते हो कौन सी? आईपीओ एंड थ्रू सेकेंडरी मार्केट. कितने का पोर्टफोलियो तुम्हारा? मेरा है नहीं. अच्छा, फिर भी करते हो आप? कैसे करते हो? करती नहीं हूँ. फिर पता है बस. कैसे पता है बस? 12th में पढ़ा है. हाँ, 12th में पढ़ा है. 12th में पढ़ा है, ठीक है. फिर नहीं तो फिर मैं तालियां बजाने वाला था, अब नहीं बजाऊंगा. दे दो इसका. सो मैं आपको एक बात बता दूं, व्हाटएवर शी इज सेइंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि जिस समय कंपनी शेयर्स इशू करती है, जैसे जोमैटो बना जब, तो उस समय कुछ शेयर होल्डर बने थे. फिर उन शेयर होल्डर्स ने उन शेयर्स को खरीदा, तो उसको आप बोल सकते हो प्रमोटर्स भी, और कुछ फैमिली मेंबर्स, वो मिलकर कंपनी को बनाते हैं. एग्रीड. तो वो होता है बेटा जी प्राइमरी मार्केट, जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है. ये अभी वो दौर चला गया, पुराना वाला दौर, कि जिस केस में कंपनी अपने शेयर्स इशू किया करती थी. राइट, पुराने दौर. अभी जो होते हैं वो इन्वेस्टर लोग अपने शेयर्स को ऑफलोड करते हैं, और कई बार नए शेयर्स भी कंपनीज इशू करती है. बट कुल मिलाकर समझ जाओ, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तब हम उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट. क्या ये बात समझ में आई? ये कंपनी की लाइफ में 1 आध बार होता है. 1 आध बार, 2 बार, 3 बार मैक्सिमम, इतना ही, उससे ज्यादा नहीं होता है. सो कंपनी शेयर्स इशू करती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जिसमें कंपनी ने शेयर इशू कर दिया. जैसे बाटा ने शेयर इशू कर दिया, तो बाटा क्या कर, अभी जूते बना रही है. अभी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि बाटा के शेयर्स में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, एक्सक्यूज मी, उतार चढ़ाव होते रहता है, जो कि होता है स्टॉक मार्केट में. तो स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हो, उनके शेयर्स के बीच में खरीदना बेचना करते रहते हो. तेजी मंदी या खरीदना बेचना आप करते रहते हो, राइट, इन दी सेकेंडरी मार्केट. तो अब सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर लोग ही एक दूसरे को शेयर्स बेचते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूं, मैंने जब तुमको शेयर्स इशू किया, नीचे बैठे हुए रसगुल्लों को भी और ऑनलाइन के पास में भी, तुम्हारे को भी, तो तुम सभी लोगों को जब मैंने शेयर्स इशू किया, तो बेटा जी तुम इन्वेस्टर बने और मैं इशूइंग कंपनी बना, मैं इशूअर हुआ, और आप कौन बने, इन्वेस्टर. इज दैट ओके? और राजा बेटा जी जब मैं मेरे काम में लग गया, क्योंकि मैं तो क्या हूं, कंपनी बनाया हूं, तो मैं प्रमोटर हूं, तो मेरे को जिस ऑब्जेक्टिव से मैंने कंपनी बनाई उस काम में मैं लग गया. तो फॉर एग्जांपल आई एम अ बाटा कंपनी, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट मेकिंग शूज, फिर कोई लैंड लेना करना, उन सभी चीजों में मैं लग गया. मैं अब तुम क्या कर रहे हो मुझे कोई लेना देना नहीं है.
ऑफ कोर्स तुम्हारी एजीएम लेना, तुमको डिविडेंड देना, तुम्हारे बेसिस पर डिसीजन होना कंपनी का, वो ठीक है, बट बाटा कंपनी अपने काम में लग गई क्योंकि उसको पैसा मिल गया। अब तुम लोग क्या करते हो कि तुमको किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम नए नए शेयर होल्डर्स भी आते रहते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, अपने शेयर्स को बाय सेल करते रहते हो सेकेंडरी मार्केट में। मतलब एक एग्जिट ऑप्शन मिला शेयर्स को वहां से। ये हुआ मोटा मोटी सारांश में, आपको सारी चीज बताई। जब कभी भी कोई व्यक्ति शब्द यूज करता है इशूड, तो समझना पड़ेगा आपको कि वो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। जब कभी भी आप शेयर्स शब्द आता है इशूड, तब वो कौन बाय कर रहा है, कौन इशू कर रहा है, कंपनी। जब कभी भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो राजा बेटा जी आपको समझना पड़ेगा, पहली बात, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इशू प्राइस। व्यापार जब भी होता है, व्यवहार जब भी होता है, कैश का लेन देन जब भी होता है, वो फेस वैल्यू पर नहीं होता है, वो होता है आईपी पर, इशू प्राइस पर होता है। किस पर होता है बेटा जी, इशू प्राइस। अब ये फेस वैल्यू और इशू प्राइस को थोड़ा सा अच्छे से लॉजिकल तरीके से समझते कि ऐसा कॉन्सेप्ट आया क्यों। हालांकि आपको पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं। तो कभी ऐसा कोई बच्चा है इस क्लास में बैठा हुआ जिसने कभी ब्लैक में मूवी देखी, ब्लैक में पिक्चर देखी? अच्छा, वेरी गुड। ब्लैक में पिक्चर कैसे देखी बेटा, कौन सी जगह से आते हो आप? पुणे में ब्लैक देखा? कितने साल की है तू? नहीं नहीं, तू कहां गई थी, कौन से थिएटर में? कितने साल की थी? 12th में गई थी। हाँ भाई, ये तू माइक दिया कर रहा है यार, ऐसे क्या कर रहा है ये? हाँ हाँ भाई, जल्दी जल्दी बता, नीचे कोई गया क्या ब्लैक में? अरे वाह, नीचे वाले को भी माइक दे रहे। हाँ जल्दी से बता, ब्लैक में क्या होता है? टिकट थोड़ा महंगा रहता है। टिकट थोड़ा महंगा रहता है। तो मुझे बता कि अगर नॉर्मल आदमी काउंटर पर से ले तो कितने में मिल जाता है? 150। 150। और तूने कितने में लिया ब्लैक में? मैंने 200 में लिया था। तुमने 200, मतलब तुमने कितने रुपए ज्यादा दिए? 50 रुपीज एक्स्ट्रा दिए। वेरी गुड। हाँ नीचे तुम्हारे को दो भाई, जल्दी से, जिसने ब्लैक में देखा। हाँ इधर कौन है ब्लैक वाला, इधर दे भाई दे। और कौन सी पिक्चर देखी थी तू वैसे तूने? सलमान खान की। सलमान खान की कौन सी, नाम क्या था? वांटेड देखी थी। अच्छा, आइला पुणे में ब्लैक। सर हाउ डज शेयर प्राइस गो अप एंड डाउन? अरे वो नहीं लेना देना अभी उसका। ये कौन है इधर? हाँ तुझे बताने का वापस। हाँ बता भाई वापस, छुरी को वापस बताने का पूरी क्लास को। हाँ बता भाई। अरे बता दे यार, कोई बात नहीं। ये 12th में थी। हाँ बोल जल्दी से, तू बोल माइक पर। टाइगर जिंदा है देखा। टाइगर जिंदा है देखा था? टाइगर जिंदा, सलमान खान, वाह सलमान के दीवाने। सो फिर वो मूवी ब्लैक में इन्होंने देखी। एग्रीड। तुमने कितने रुपए का टिकट लिया था बेटा, नॉर्मल कितने का था? ए नीचे माइक दे रहे हैं, नीचे कोई नहीं है क्या? हाँ तो देना माइक जल्दी से संतोष। ठीक है, अब मेरे को कुल मिलाकर ये बात समझ में आ गई। एक नीचे वाला बच्चा बोल दे तो फिर। सर 150 की टिकट 250 में खरीदी थी KGF 2। 150 की 250 में पड़ी थी KGF 2। KGF 2 पर मजा नहीं है यार इतना। नहीं यार मजा नहीं है यार, हीरोइन भी मर गई, मजा नहीं है। So I am trying to tell you 100 rupees is the premium he has paid। बेटा मैं आप सभी बच्चों से पूछता हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है मेरा, सिंपल प्रश्न है कि जिस व्यक्ति ने 150 रुपए में नॉर्मल टिकट लिया, तो फॉर एग्जाम्पल आनंद भांगड़िया ने लिया, और एक पुट्टे ने 200 रुपए में लिया, जो कि ये महानुभव है, तो तुम मुझे बताओ, आपने मूवी देखी थी वांटेड, है ना? सो मुझे एक बात बताओ, मुझे 720p में और इसको 1080p में दिखे, ऐसा है क्या कुछ? मतलब हम दोनों को वही सेम क्वालिटी देखने को मिला। अच्छा, इसके लिए हीरोइन थोड़ी ज्यादा नाची क्या, और मेरे लिए कम नाची क्या? मतलब ऐसा हो सकता है ना पैसे? भाई तेरे साथ में भी ऐसा कुछ हुआ क्या? तुम KGF देखने गए थे तो हीरोइन जिंदा रह गई तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ हुआ क्या? मतलब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों को जो बेनिफिट्स मिले वो सेम है, बट जिन दोनों लोगों ने प्राइसिंग दी वो दोनों प्राइसिंग अलग अलग है। सही यस और नो? राजा बेटा जी समझने की कोशिश करो कि फेस वैल्यू आपके राइट्स को डिफाइन करती है कि आपको वोटिंग राइट कितना मिलेगा और आपको डिविडेंड राइट कितना मिलेगा। एकदम सिंपल उदाहरण देता हूं, इधर आप प्रेस्टीज पॉइंट को देखिएगा। आपने देखा होगा कि प्रेस्टीज पॉइंट काफी बड़ा है और ये प्रेस्टीज पॉइंट धीरे धीरे बिका। तो जब शुरुआत में इसको बेचने को चालू किया गया तो बेचते वक्त इसके रेट जो थी वो बहुत सस्ते थे। फिर धीरे धीरे जैसे इधर क्लासेस आई, इसके रेट ड्रप करके बढ़ गए, बहुत बड़े। मैं आपको पूछता हूं कि इधर एक एक जिसके पास ओनर है, एक एक जो क्लासरूम है उनके पास, या एक एक जो उनके पास जगह है, सभी लोगों ने अलग अलग दाम पे खरीदा है, बट सभी को वोटिंग राइट एक ही है।
मतलब अगर मान लो मैं इतना एरिया ओन करता हूं तो मेरे पास इसका एक वोटिंग राइट, इसका एक वोटिंग राइट, उसका एक वोटिंग राइट, मतलब एक यूनिट का वोटिंग राइट कितना है? एक। मैंने कितने में खरीदा उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा जी? फेस वैल्यू आपके राइट्स को डिफाइन करता है। तुरंत बताओ मुझे, फेस वैल्यू राइट्स को डिसाइड करता है, यस और नो? मुझे एक बात बताओ, मुकेश अंबानी की कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, किन्होंने फॉर्म करी थी? श्री धीरूभाई अंबानी जी ने। अब धीरूभाई अंबानी जी ने एक शेयर फेस वैल्यू रखा होगा 10 रुपीज, से यस। सो बेटा जी फेस वैल्यू 10 रुपीज, मतलब जब फर्स्ट टाइम जिस व्यक्ति ने कंपनी शुरू करी थी उसको फेस वैल्यू पर शेयर मिला था। फिर धीरे धीरे अपने शेयर्स को उसने डाइल्यूट किया, लोगों को बेचे। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम कंपनी शुरू करी वो फेस वैल्यू पर शेयर इशू करते हैं। कितने बच्चों का स्टार्टअप का आइडिया इधर? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई लोग साथ देने वाले? शुरुआत से साथ देंगे तुम्हें? कोई घंटा कोई नहीं देने वाला, भरोसा रख मेरा। इधर है कोई स्टार्टअप वाला, कोई साथ नहीं दे रहा तुम्हारा, ये बात ध्यान रख लेना। तो जब तुम कंपनी शुरू करोगे एक दो चार लोग मिलकर, तब ये अपने आप को शेयर इशू करेंगे किस पर? फेस वैल्यू पर। और जैसे ही कंपनी अच्छी होने लग जाएगी तब राजा बेटा जी अगर ये अपने शेयर्स को बेचेंगे तो किस वैल्यू पर बेचेंगे? नॉट एट फेस वैल्यू बट एट अ हायर प्राइस विच इज कॉल्ड एज इशू प्राइस। से यस और नो? विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ मार्केट प्राइस। प्लीज समझने की कोशिश करो मेरे राजा बेटा। फेस वैल्यू उसको जो मिलेगी 10 रुपए, वो स्टार्टअप रहेगा। मुझे जो मिलेगी वो भी 10 रुपए मिलेगी, बट इसको 10 रुपए की चीज 10 रुपए में मिलेगी, बट मुझे वही चीज 10 रुपए की हो सकता है 200 में मिले। यस और नो? बट बेटा जी मेरे को 200 में मिलने के बावजूद भी शेयर तो एक ही मिला, उसको 10 रुपए में मिलने के बावजूद, 10 रुपीज में मिलने के बावजूद भी ही ऑल्सो गॉट द शेयर वन ओनली। सो बेटा जी फेस वैल्यू ओनली डिसाइड्स योर वोटिंग राइट, कि मेरे को वोटिंग राइट कितना है 1, उसको वोटिंग राइट कितना है 1। फेस वैल्यू ऑल्सो डिसाइड्स दैट व्हाट इज द डिविडेंड राइट। डिविडेंड आई विल ऑल्सो गेट ऑन 10 and dividend he will also get on 10, because different people keep buying the shares at different prices. We cannot give dividend on the kind of investment they have done. They will get the dividend on what? One common parameter that is called as face value. Dividend किस पर मिलेगा? वोटिंग राइट किस पर मिलेगा? बट बाकी के सारे कार्यक्रम इशू प्राइस। मतलब कितने में खरीदोगे? इशू प्राइस। ब्रोकरेज दोगे किस पर? इशू प्राइस। सो डू यू वांट टू सी दैट? Are you ready? Okay, let me show you. ये moneycontrol.com है। इधर मैंने एक शेयर ओपन किया था MRF, ये 18 अगस्त का है। आज का देखे क्या? आज बंद है, हाँ ठीक है। ये कल का भाव है, रुक जा देख तो ले, 1,07,760 ये एक शेयर की कीमत है। मतलब अगर तुम्हें आज खरीदना है तो कितने में मिलेगा MRF का शेयर? 1,07,760.35। कोई बता सकता है मुझे कि इसकी फेस वैल्यू, मतलब इस शुरुआत में जब इशू हुआ था कितने में इशू हुआ था? बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने 10 बोला। ये देखो इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। मतलब जो व्यक्ति इसको खरीदेगा 1,07,760 में, उसको वोटिंग राइट एक ही, उसको डिविडेंड राइट भी 10 के हिसाब से ही। और मैं खरीदूंगा, मतलब जिसके पास शुरुआत से डे 1 से, उसका भी वोटिंग राइट कितना? 10 पर ही। से यस। आशा करता हूं कि आज आपको ये चीज समझ में आ गई कि फेस वैल्यू और इसका माजरा क्या है। तो फेस वैल्यू का मेजॉरिटी कंसर्न होता है कंपनी का, क्योंकि वोटिंग राइट और डिविडेंड राइट कौन देता है? कंपनी देती है। इन्वेस्टर हमेशा शेयर को रिकॉर्ड करता है एट द प्राइस एट विच ही हैज बॉट, एंड द प्राइस एट विच ही हैज बॉट कैन नॉट बी फेस वैल्यू। द प्राइस इज ऑलवेज 1,07,760। ये बाइंग प्राइस है, यस और नो? सो मेरे रसगुल्ले बच्चों हमेशा ध्यान में रखना कि जब कभी भी इन्वेस्टमेंट को डेबिट बैलेंस आए, मतलब जब कभी भी शेयर कैपिटल को डेबिट बैलेंस आए तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। शेयर कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो इश्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ तो वो इश्यू हो गया, शेयर कैपिटल को डेबिट हुआ तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज बी एट कॉस्ट विच इज दिस। सो अगर मान लो अगर आज MRF कंपनी शेयर इशू करती है, ये वाला फर्ज करो, तो तुमको फील होना चाहिए MRF कंपनी क्या करती है? इशू करती है। बेटा मैंने क्या शब्द यूज किया? इशू। सो बेटा जी मेरी एंट्रीज कुछ इस तरीके से होगी, आपको मजा आएगा। देखो नको ना, इसको एक बार बंद करके चालू करता हूं तो चालू हो जाता है। हो जाए यार।
कहां लेके जाएगा फिर? है जगह तेरे पास खुद के लिए? खुद तो फंस के सोता है साले हेड़े, और कैसे? कुछ कुछ समय तक मेरे क्लास में दबी दबी आवाज में लोग हंसेंगे, फिर धीरे धीरे तुम देखोगे पूरी क्लास हंसेगी। कुछ कुछ लोग मुंह दबा के हंसते, अरे सबको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन ना लो। बेस्ट है बेटा, आजा आजा जाओ। मैं आपको ये बता रहा हूं, एमआरएफ अगर इस कंपनी के शेयर्स का इशू करती अभी, कभी अभी, तो एंट्री आती कैश ऑब्लिक बैंक 1,07,000, कितना था बे? 760 टू शेयर कैपिटल 10 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,07,750। कोई बात नहीं, देखो मेरे को ऐसे घूर घूर कर, तुमको लगता है मैं एड़ा हूं, मेरे को लगता है तुम एड़े हो। एमआरएफ इन्वेस्टर, एमआरएफ इन्वेस्टर, इज दैट ओके? इन्वेस्टर अगर इस शेयर की एंट्री करेगा तो वो एंट्री करेगा इन्वेस्टमेंट इन एमआरएफ, इन एमआरएफ, वो बोलेगा 1,07,760 टू कैश 1,07,760। ध्यान से सुनना, ये कंपनी इशू कर ही नहीं रही है, अभी हम तो इन्वेस्टर से ही बाय कर रहे हैं, हाँ या ना? बट अगर कंपनी इशू करती तो कैसे करती? तो कुल मिलाकर सर मुद्दे की बात ये है, शेयर कैपिटल ये शब्द सिर्फ कंपनी यूज करती है। मुद्दे की बात ये है, इन्वेस्टर शेयर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए किसका लेना देना है? कॉस्ट का। कोई है इधर शेयर मार्केट में डील करने वाला बच्चा? तुम मुझे बताओ, तुम जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तुम कभी उसको पूछते हो फेस वैल्यू कितनी है? तुम ब्रोकर को पूछते हो कभी? नीचे कोई है क्या बच्चा? कभी फेस वैल्यू पूछते हो? तुम क्या करते हो? डायरेक्टली कितने का भाव है बता, और मार्केट वैल्यू पर तुम ट्रेड करने लग जाते हो, हाँ या ना? बट आपको जब भी डिविडेंड मिलेगा या वोटिंग राइट मिलेगा, वो हमेशा किसके मुकाबले मिलेगा? फेस वैल्यू। इसलिए कंपनी को रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि किसको कितना डिविडेंड राइट या वोटिंग राइट मिलेगा। से यस। आशा करता हूं कि पूरी क्लास को ये बात समझ में आ गई। कोई डाउट? मुझे नहीं समझा, फेस वैल्यू कौन रिकॉर्ड करता है? मुझे फिर नहीं समझा, फेस वैल्यू कौन रिकॉर्ड करता है? और इन्वेस्टर किस पर रिकॉर्ड करता है? कॉस्ट, कॉस्ट पर। इज दैट ओके? तो लिखिए, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, लिखो ना बाबू, लिखो ना, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ओके, share capital will always be recorded at, share capital will always be recorded at, in the books of company, share capital will always be recorded at what? Face value. Okay, write down next. In the books of investor, लाल कलर के हिपोपोटामस नीचे, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट, इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? कंपनी। अच्छा, इसमें आगे भी डाउट आएगा तो चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा। बट आज तुम्हारे मन में मैंने रजिस्टर करा दिया कि फेस वैल्यू पर कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। फेस वैल्यू पर अकाउंटिंग सिर्फ कंपनी करती है, क्योंकि पैसा हमेशा, कैश हमेशा कॉस्ट का ही मिलता है, जो उसकी इश्यू प्राइस है वो मिलता है, और इश्यू प्राइस को आप ऐसा समझ सकते हो कि इट इज जस्ट लाइक अ मार्केट प्राइस। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, टाइप्स ऑफ कैपिटल मुझे बताइए, कितने टाइप्स ऑफ कैपिटल? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल 2, वेरी गुड। पहला वाला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इज दैट ओके? मेरे साथ लिखते जाओ। सर ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, लिखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा आगे। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल 2 होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर डिविडेंड इज गिवन ऑन फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस। भाई फेस वैल्यू यार, कहां था तू इतनी देर? ये मैंने बोला ना, डिविडेंड इज गिवन ऑन व्हाट? फेस वैल्यू। और मैंने बोला तो था कि दोनों को डिविडेंड सेम अमाउंट पर ही मिलेगा। आगे बढ़े। नाउ राजा बेटा जी प्लीज फोकस हियर। इन दोनों की कुछ इस तरीके से चीजें हो सकती है, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस हो सकता है। सो फेस वैल्यू 10 है और इश्यू प्राइस 13 है। फेस वैल्यू 10 है और इश्यू प्राइस है 12।
तो बेटा जी इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम 3। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम 2। डू यू ऑल एग्री? इसको बोलते हैं, इस शब्द को बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम। क्या बोलेंगे? इशूड एट प्रीमियम। आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? मैं आज अब आपके सामने बात कर रहा हूं फेस वैल्यू के बारे में। मैं आज किसके बारे में बात कर रहा हूं? फेस वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं आपके साथ में। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द फेस वैल्यू, प्लीज नोट दैट a company will record the share capital at face value. Investor will not record the shares at face value. Investor will record it at the cost. Now let's go ahead and talk about the next part of the story. बेटा जी, क्या आपसे पैसे टुकड़े टुकड़े में मंगाए जा सकते हैं क्या? यस, आप कॉलेज की फीस टुकड़े टुकड़े में भरते हो, आप कुछ चीज ईएमआई में भरते हो, तो कंपनी भी क्या करती है, कई बार पैसे एक साथ नहीं मंगाती है, धीरे धीरे मंगाती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं कहूं फेस वैल्यू 10 है और इश्यू प्राइस 13 है, ओके, सो ऐसे कुछ शब्द होंगे जिसके अंदर हम बोलेंगे कि एप्लीकेशन में कंपनी ने मंगाया पैसा 3, अलॉटमेंट में मंगाया पैसा 5 और फाइनल कॉल में पैसा मंगाया 5, ऐसे करके 13 और फेस वैल्यू का 3। अगर कुछ नहीं बोला है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट में घुसकर बैठता है, कितना आएगा? 2 एंड 5 और ये कितना आ जाएगा? 10। अच्छा, बेशरम होकर जिन बच्चों को नहीं समझा हाथ ऊपर कर दो। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये समझने की जरूरत नहीं है, एंड आई स्वेयर आई मीन इट। आई स्वेयर आई मीन इट। इट जस्ट दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये फेस वैल्यू का ब्रेकअप है। इतना समझ में आ सकता है क्या? ये किसका ब्रेकअप है? फेस वैल्यू का। मतलब पहले मैंने क्या बताया, एक फेस वैल्यू होती है, वो समझा होगा, फिर एक होता है इश्यू प्राइस, वो समझा होगा, फिर मैंने बोला कि फेस वैल्यू का ब्रेकअप, पैसे कैसे कैसे मंगाएंगे। तो पैसा जो मंगाया जाता है वो कैश का, सो कैश का कितना मंगाया वो डिसाइड करते कि कितना कैसे मंगाने वाले। तो मैं ये समझा नहीं सकता, सो वो 3 5 5 ऐसे मंगाएंगे, बट कैश इतने की आएगी। बट मैंने आपको क्या सिखाया, कंपनी किस पर रिकॉर्ड करती है? फेस वैल्यू पर। तो मुझे फेस वैल्यू का ब्रेकअप चाहिए होगा ना, तो ब्रेकअप है 3 2 5, वो ब्रेकअप है सिर्फ फेस वैल्यू का। सही है और नो? गुड न्यूज है कि आपको एग्जाम में दिया जाएगा, आपको उसकी चिंता करने की बात नहीं है। हैप्पी? अब मेरे रसगुल्ले बच्चों, आपको ये ब्रेकअप समझने के बाद में अगली लाइन और अच्छे से समझेगी। वो ये है कि बेटा जी, एक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पहली स्टेप होती है पिरामिड की, उसको बोलते हैं हम अथॉराइज्ड कैपिटल। ये आपको कंपनी लॉ में भी पढ़ाया जाएगा जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ोगे। पढ़ लिया? एमओए हो गया क्या? फाउंडेशन में हो गया? चलो बताओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक होता है कैपिटल क्लॉज। व्हाट इज कैपिटल क्लॉज? कि कंपनी कितने शेयर्स मैक्सिमम इशू कर सकती है, इसको ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं ना। कितना मैक्सिमम पैसा उठा सकती है कंपनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो इसका होता है बेटा जी नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। सो एक फेंकते हैं अपन, फेंक सकता हूं, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो मैं लिख देता हूं, नंबर्स है 1 लाख इंटू फेस वैल्यू 10। सो बेटा जी ये कितना आ जाएगा? 10 lakhs। हैप्पी? ये कौन सा हुआ बेटा जी? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कोई क्वेरी? ऑथोराइज क्या होता है? जितने शेयर्स कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है। खड़ा हो जा बेटा, मेरे को एक बात पूछने की। इसको माइक दे। बिना डरे बताना, कोई जज नहीं करेगा, बिना डरे, एकदम निडर हो गया। ऐसी भुक्कड़ पोजीशन में, और अगर सब कुछ तेरे पास अवेलेबल हो, तो कितनी मैक्सिमम रोटियां तो खा सकता है? कितनी मैक्सिमम इन नंबर, क्वांटिटी, मैक्सिमम कितनी खा सकता है? 4। आर यू श्योर? हाँ श्योर। सिर्फ 4? हाँ। 4 के ऊपर कोई? सर छिचोरे नहीं। अरे पीछे लड़की हाथ ऊपर कर रही, गुड़िया को दे रहे देश कर, ऐसे मजाक कर रहे। अरे तो सर लड़कियां भी खा सकती हैं खाना। गुड़िया एक बार छुरी की जय कर दे। क्या नाम है आपका? संजीवनी। संजीवनी की बेस्ट है छुरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अरे यार तू ऐसे फेमिनिज्म को मेरे लेक्चर में मत लेके आएगा। मतलब मैं खुद पहले इतना डरा हुआ, घर से डर के आता हूँ इधर हर रोज, तुम मुझे और मत डरा यार प्लीज। मतलब हाँ, मैं तुमको ये पूछ रहा हूँ संजीवनी बेटा, अब मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब समझे? गधेड़ा समझा ही नहीं। मैक्सिमम का मतलब है कि कितनी ठूस सकता है। हाँ तो गुड़िया मुझे बताओ, आपका क्या लगता है आपका? सर फेवरेट सब्जी के साथ 6-7 आराम से। वेरी गुड, दैट्स परफेक्ट। नहीं, शी गेव द करेक्ट आंसर। फेवरेट सब्जी के साथ 6-7 तो
बराबर है। सुनो ना, ये मैक्सिमम कैपेसिटी हुई, इसका मतलब ये है कि तू हर रोज उतनी खाती है? मतलब ये है कि ऑथोराइज मतलब मैक्सिमम कितनी खा सकते हैं। बट बेटा जी जरूरी नहीं कि हर रोज उतनी खाएंगे। अब जैसे अब पुणे में आए तो धीरे धीरे हो रहा है ना ऐसा, पहले इतनी फिर हो रहा है। तो उसका मतलब ये होता है आगे आएगा इशूड। इशूड मतलब ऑथोराइज कितना था बेटा जी कि 1 लाख शेयर इशू कर सकते, बट इशूड का मतलब क्या है कि हम 70,000 ही इशू कर रहे हैं अभी। 70,000 इंटू 10, ये कौन सा कैपिटल बना? इशूड। इशूड के साथ और एक शब्द आता है सब्सक्राइब, मतलब जो इशू की है वो क्या हो सकता है वापस आगे? सब्सक्राइब। सो कैन आई नॉट से आगे और एक बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मतलब लोगों ने कितना बाय किया? 70,000 इंटू 10। ए पिंटिया व्यवस्थित है। मैं आपको इतनी सी बात बता रहा था सर ये पूरे सिनारियो में कि ये तीनों ही चीजें फेस वैल्यू पर होती है। ये तीनों ही चीजें फेस वैल्यू पर। अगर हम ऊपर की बात करें तो बेटा जी अभी हमने कॉल किया है 1 2 कॉल किया, मतलब जितना पैसा रिक्वायर्ड है वो पूरा 10 रुपीज नहीं है। सो आई एम राइट नाउ रिक्वायरिंग ओनली एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी। तुमको अगर एप्लीकेशन वर्ड और अलॉटमेंट नहीं समझा तो भाड़ में गया। तुमने 2 इंस्टॉलमेंट मंगाई है और 2 इंस्टॉलमेंट में फेस वैल्यू की जो टोटल है वो 5 है। से यस और नो? सो राजा बेटा जी जब मैं इसके ऊपर का एक और बाण चलाता हूं तो वो बनता है कॉल्ड और ये वाला बनता है अनकॉल्ड। चल कौन है कॉल सिनेरियर वाली गधेड़ी? बेशरम बेहया चुप। ये अनकॉल्ड है। कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है बेटा? जो ड्यू हो जाता है वो कॉल्स इन अरियर। ये तो ड्यू नहीं हुआ, राइट? अनकॉल्ड की एंट्री नहीं होती है, अनकॉल्ड की एंट्री नहीं होती है। सो आपने कितना कॉल किया बाबू? बाबू बाबू 70,000 इंटू 5 3.5 लाख। बोलो हाँ या ना? और रसगुल्ले बच्चों कुछ लोग कमी नहीं होते, वो बोलते कि पैसे देंगे फिर वो देते नहीं है। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने पैसे दिए 69,000 इंटू, नहीं तो एक काम करता हूं ना मैं खुद कैलकुलेट करके बता दूं तुम्हें कितने मिलने चाहिए थे? 3.5 लाख। 3.5 लाख में से मैं बता रहा हूं 3.27 पैसा आ गया। थोड़ा ज्यादा हो गया, ये 3.20 लिख देते मतलब बच्चों को समझने के लिए आसानी। और ये बचा हुआ ये वाला पोर्शन है गुड़िया, ये कॉल्स इन अरियर्स होता है। से यस? सो रसगुल्ले बच्चों ये कितना आएगा? टोटल 3.5 में से 3.2 इज व्हाट? पैसा कॉल भी किया और मिल भी गया। कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, वो कितना आएगा? 0.30। से यस? सो रसगुल्ले बच्चों ये 3.20 कैन आई नॉट कॉल इट एज पेड अप कैपिटल? हमेशा ध्यान में रखना डिविडेंड पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। बताओ डिविडेंड किस पर दिया जाता है? पेड अप कैपिटल। तो जब कभी भी मैं शब्द ऐसे यूज करूंगा कंपनी फाइनल अकाउंट में, मैं आपको बोलूंगा ऑथोराइज कैपिटल लिखो, तो इसका डिस्क्लोजर होता है, इसकी एंट्री नहीं होती। जब मैं लिखूंगा उसके नीचे लिखो इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, तो उसका भी क्या होता है? डिस्क्लोजर होता है। क्योंकि बेटा जी एक्चुअली ये पैसा है ही नहीं ना। पैसा तो कौन सा आएगा? जो मैंने मंगाया और जिसमें से लोगों ने दिया। यस और नो? मैंने पैसा पूरा मंगाया ही नहीं। आई हैव नॉट कॉल्ड 10 रुपीज कंप्लीटली, आई हैव ओनली कॉल्ड हाउ मच? 5। और उसमें से भी कितने रुपए आए? वही तो भाई साहब मेरे कंपनी की बैलेंस शीट में जाएगा ना। एंट्री कैसे कर दोगे? ऑथोराइज की कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो पैसा आया ही नहीं है। पैसा जितने का आएगा उसकी तो एंट्री होगी ना। सो राजा बेटा जी आपकी बैलेंस शीट में मैं ऐसे कुछ शब्द यूज करूंगा पेड अप शेयर कैपिटल, तो आपने समझना कि जितना पैसा हमने मंगाया है उसमें से कितना आ गया, और जो नहीं आया मतलब मैंने मंगाया बट जो नहीं आया, जो ड्यू किया बट नहीं रिसीव्ड हुआ, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। कई सारे बच्चे जैसे गुड़िया ने बोला वैसे कंफ्यूज होते, वो बोलते कि ये कॉल्स इन अरियर्स है। नो, दिस इज नॉट इवन आस्क्ड फॉर। अगर मैंने मंगाया ही 5 रुपीज है तो कॉल्स इन अरियर्स कैसे हो सकता है? कॉल्स इन अरियर्स का मतलब बहुत सीरियस है भाई, कि तुमने पैसे मंगाए एंड यू आर नॉट गिविंग इट, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। से यस? सो बेटा जी शब्द को सुन लेते हैं, दिमाग में बैठ रहे क्या? ऑथोराइज्ड बैठ गया, मैक्सिमम। ऑथोराइज का एक हिस्सा होता है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इंग्लिश में बोल के बताओ, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। ये तीनों ही चीजें फेस वैल्यू पर गेम खेलते पूरी। ये तीनों ही चीजें फेस वैल्यू पर गेम खेलते पूरी। पूरी माने पूरे 10 रुपीज। मतलब जब कभी भी मैं आपको बोलूं ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑलवेज रिमेंबर नंबर इनटू फेस वैल्यू। जब कभी भी मैं बोलूं इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, तो समझना नंबर्स इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज। बट जब मैं बोलूं कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड और उसमें से कितना पेड अप है,
उस केस में समझना नंबर्स इंटू पेड अप वैल्यू, मतलब उस केस में पूरा 10 रुपीज नहीं आएगा। सो अगर मैं कॉल्ड अप एंड पेड अप बोलूं तो इसका वर्किंग कुछ इस तरीके से होगा। कितने शेयर से बेटा? 70,000 इंटू 5। बेटा ये कॉल्ड अप है क्या? सो ये आएगा 3.5 लाख। एग्रीड। लेस कॉल्स इन अरियर्स 0.5 और बेटा जी कितना आ जाएगा? नहीं 0.3। सो बेटा जी पेड अप शेयर कैपिटल कितना आएगा? 3.2 लाख। सो द ओनली थिंग विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू इज पूरे कंपनी फाइनल अकाउंट में, पूरे इंटरमीडिएट में इस चीज का ध्यान रखना। ऑथराइज्ड विल कम ऑन द कंप्लीट फेस वैल्यू, issued and subscribed will also come on the complete face value, but when I talk about subscribed and मतलब issued, subscribed and paid up शब्द है, क्या बोला? paid up मतलब next level, या called up and paid up ये शब्द है, तब आपने क्या करना? numbers multiply by कितना कॉल किया माइनस करेंगे कॉल्स इन अरियर्स, जो आउटर कॉलम में जाएगा वो क्या बनेगा? पेड अप। बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल जाता है बेटा, बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल जाता है बेटा, डिविडेंड उसी पर दिया जाता है। बाकी के सभी चीजें जब एक बार प्रॉब्लम में आती है तो बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया कंफ्यूज होते हैं, कौन सा फिगर लिखूं? तो बताओ कौन सा लिखोगे तुम? बैलेंस शीट के इनर कॉलम में कोई भी फिगर है, बट जो आउटर कॉलम में जाएगा वो कौन सा आएगा? पेड अप। और अगर आपको मैं ये पूछूं डिस्क्लोजर किसके किसके देने पड़ते हैं, तो ऑथराइज भी देना पड़ता है, इशूड सब्सक्राइब भी देना पड़ता है, कॉल्ड अप भी देना पड़ता है, लेस कॉल्स इन अरियर्स भी करना पड़ता है, बट आउटर कॉलम में हमेशा क्या जाएगा? पेड अप। मतलब बाकी के सब आइटम डिस्क्लोजर में ये पेड अप। ये आपको कहां कहां तंग करेगा मैं आपको बताता हूं। अमालगमेशन में, कंसोलिडेशन में, अभी के कंपनी फाइनल अकाउंट में मेजॉरिटी बच्चा इधर ही फंसता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा सा भी डाउट है मत जाने दो मुझे आगे, मुझे है ही नहीं जल्दबाजी। मुझे पता है कि आगे जाके तुम मेरा गला दबाओगे, आगे अभी दबा दो जितना दबाने का, बाद में फिर कुछ भी दबाना चालू कर देते हो। So if you have got any doubt, please ask me at this moment only. कोई क्वेरी? तो बड़ा किसका देख रहे हो? फिर लिखो, फिर मैं पूछूंगा तुमको। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। दूसरा गाना गाए? चलो फिर कौन सा? राजा लिख दिया क्या ये? करो करो बातें करो, खत्म कर लेना सारी बातें आज। कितना खुश हुआ है। तू लगा के दिखा दे तेरे मोबाइल में, खुश हो जाएगा तेरे से, चल लेगा तेरे साथ। प्लीज सर, उधर उसको ले आऊं, इधर आगे देख, आगे देख। स्क्रॉल करूं? आपकी नजरों ने समझा काबिल मुझे, दिल किए धड़कन ठहर जा। बोलो, बताता तेरे को। तू थोड़ी देर रुक, तू थोड़ा, तू फॉर्म में मत आ रहे, थोड़ी देर रुक। बिल्कुल सही, आपने जो समझा बिल्कुल सही है कि सर बैलेंस शीट में जो जाता है वो पेड अप कैपिटल ही जाता है। और एक चीज समझनी जरूरी है, व्यापार जो होगा, व्यवहार जो होगा, वो इशू प्राइस पर होता है, कभी भी फेस वैल्यू पर नहीं होता है। फेस वैल्यू का लेन देन किससे है? कंपनी के बुक्स में शेयर कैपिटल लिखना, ताकि जो शेयर होल्डर है उनको वोटिंग राइट और डिविडेंड राइट। तो अभी 2 मिनट में मैं आपको एप्लीकेशन समझाऊंगा, तो चिंता नहीं करो, ठीक है। सर आपका लंदन में घर गए? लंदन में मेरी बहन भी है। हाँ बहुत सारे लोग हैं लंदन में। अब क्या करूं, अभी जबरदस्ती बना देती पूजा मैम, तो अब ठीक है। वैसे तुम्हें पूजा मैम के बारे में एक बात पता है क्या? हाँ, दुबई में घर है वो, ठीक है। आज आप सभी लोगों ने जाके गूगल करना, इस पूरे प्रेस्टीज पॉइंट पे रिचेस्ट फैकल्टी पता है तुम्हें कौन है? नो नो भाई, मैं छोटा गरीब आदमी है।
It's not me, it's not Swapnil, it's not any other faculty. Even Swapnil is not the richest, it is Pooja ma'am. Pooja ma'am owns a very big power plant. मतलब ये जितने प्रेस्टीज पॉइंट है ना, ऐसे 60-70 प्रेस्टीज पॉइंट एक साथ पावर प्लांट ओन करती है. सो शी हैज एन हाइड्रो पावर प्लांट. हाँ मुझे पता है तुमको भरोसा नहीं होगा, तो आज जाना घर पर गूगल करना, तो तुम गूगल कर सकते हो कि पूजा कामदार दाते या कामदार पावर प्लांट, एंड यू विल गेट इट. एड्रेस वगैरह सब चेक कर लेना. हाँ कामदार उनका सरनेम है ना. तो पावर प्लांट ओन करती है, तो ज़्यादा होशियारी मत करना पूजा मैम के सामने, क्योंकि वो उसी पावर प्लांट से फिर करंट भी दे देती है. ज़्यादा देर होशियारी मत करना. इसीलिए मैं चुप बैठा रहता हूँ. मेरे लंदन में घर बन गया है, इधर बैठे बैठे मैं चुप हूँ. मैं बस देख रहा हूँ कि मैम कब पेपर्स देंगे उसकी मुझे. दयालु बड़ी है मैम, है ना. एक बार मैं कहीं गिर गया था, मुझे उठा के हॉस्पिटल में लेके गए थे मैम. हाँ नहीं अब पूजा मैम दयालु बोलते. मैं वेट कर रहा हूँ. चलो सुनते हो क्या अभी आप? सर आप कितना टैक्स भरते हो? देख इतना बता सकता हूँ कि ये पैसे ऐसे के चक्कर छोड़. खुश तो मैं चाय में हूँ, वड़ा पाव में हूँ, जो इधर मजा आता है. कभी भी रास्ते में मिल जाऊंगा तेरे को भजी अजी खाते आते इधर उधर. पैसे से मत गिन भाई मेरे को. क्या तुमको इतना बता सकता हूं कि घर में सब लोग गर्व करते हैं मुझ पर, तो समझ जाओ अभी तुम. बाकी नहीं पता घर में गर्व. बाकी ये चीजें नहीं बता सकते रहे. कैसे बताएंगे? क्या कितने का? ये बता दिया था क्या मैंने? नादान था मैं. चलो सुन लेते हो क्या अभी? Yes, I pay tax more than 1 crore. I said more. That is more important, okay? Excluding GST. Okay, so let's focus now. So अब तुमको पता चल गया होगा कि हाँ अच्छा आदमी है. चलो सुन लो. पता नहीं यार तुम्हारे को इतने कंफ्यूजन किसने डाले, भगवान जाने भगवान ने. मैं तुमको इतना जरूर बता सकता हूँ कि इफ गिवन अ चांस, मुझे नहीं लगता कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स 90% तुम्हारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाते पैसे से, और तुम्हें क्लैरिटी बहुत आ जाती है पैसा कमाने से. मेरे भी 90% प्रॉब्लम्स फुलफिल हो गई थी आफ्टर आई स्टार्टेड अर्निंग मनी. 90% प्लस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई. बट मुझे ये लगता है फिर भी कि जिंदगी जीने का और पैसे का कोई लेन देन ही नहीं है. देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन. There is absolutely no connection. Whether you agree or disagree, I don't know. Absolutely no connection. मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता भी है, मेरी वाइफ को भी बोलता हूँ, मैं इतना पैसा खर्च भी कर पाऊंगा क्या? मैं मेरे बच्चों को भिखारी नहीं बनते देखना चाहता, इसलिए नहीं दे रहा बस. ठीक है. क्या है भाई, कब तक लिखेगा, येड़ा है क्या? हाँ चलो अभी सुनते हैं अभी अगली बात. बेटा एक काम करते, इधर आ रहे तू. नहीं तू ग्रीन है, तू नको. तू इधर आ. ग्रीन वाले नहीं आ सकते. तू आजा. ओए चिचुंदर तू आजा. अरे रुकना, तेरे को बोलूंगा. रुक जाए यार. ऐसा तुम कौन हो? नाम तुम कौन हो? नाम बता दो यार. कुछ भी बोल रही चोरी. गुलशन. गुलशन. तो देखो ध्यान से गौर से, ये गुलशन है. और तुम? जय. इस पर बता सकते हो तुम माइक पे? अरे वो इधर है ना, जो यूट्यूब पर है ना, उनको आवाज नहीं जाती है. जय. तो ये जय और ये गुलशन है. अच्छे लोग हैं, है ना. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ. तुम्हारी एक कंपनी है, उसकी फेस वैल्यू बताओ. उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए. 10 रुपए. एक काम करते अपन गुलशन की कंपनी का नाम चेंज कर देते. गुलशन ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओनर है. तुम वो मत करो, है इधर. चलो अभी जल्दी से बताओ इसकी शेयर प्राइस कितने की एक की? सो आज ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का इसका आईपी है 2500 रुपए. मतलब बाजार में जाके खरीदना है तो 2500 में खरीदना पड़ेगा. फेस वैल्यू फर्ज करो, मैं बोल रहा हूं इसलिए मान लो. कितने रुपए की? 10. ठीक है. ये दूसरी कंपनी, इसको प्रेम से देखो. राइट. इस कंपनी का नाम हम चेंज कर देते और इसको बना देते अडानी. देखो टाटा पावर.
फेस वैल्यू मान लो 10 है और टाटा पावर के आईपी, कोई मुझे बताएगा टाटा पावर की आईपी कितनी है, मतलब कितनी कंपनी है, रेट क्या चल रहा है, 300, 220, 220, ठीक है 220, ये काम करते 250 लिख देते हैं कंफर्टेबल के लिए, है ना। मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये दोनों एक हो जाएंगे, अच्छा तुम मुझे बताओ कौन किसको खरीदेगा, कौन किसको खरीदेगा इन दोनों में से, रिलायंस किसको खरीदेगा, टाटा को, एग्रीड। सो रिलायंस टाटा को खरीदेगा तो मुझे एक बात बताओ, कुछ पैसा देगा कैश, बट ये जो कैश इसको देने का है वो कैसे देंगे, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, फेस वैल्यू गधेड़ी चुप, मैं आपको बताता हूं कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे देंगे। ये इस कंपनी के नंबर्स निकालेंगे, यही है, ये इस कंपनी के क्या निकालेंगे बेटा जी, नंबर्स, नंबर्स मतलब तुम्हारे शेयर्स कितने बता दो, मल्टीप्लाइड बाय 250, क्या इसका नेटवर्थ मिल जाएगा क्या, सारे रिच लोगों के नेटवर्थ ऐसे ही निकलते हैं कि भाई तुम्हारे नंबर्स कितने हैं और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इस कंपनी के एक शेयर के प्राइस से, इसका क्या मिल गया, नेटवर्थ। अब ये बोलेगा कि मैं आपको मेरे शेयर दूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज उसको अपने खुद के शेयर देगा ना, तो इसको डिवाइड बाय किससे करेगा, फेस वैल्यू या इश्यू प्राइस। ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में व्यापार व्यवहार, कैश का लेन देन, खरीदना बेचना फेस वैल्यू पर नहीं होता, इश्यू प्राइस पे। सो जब इसका नेटवर्थ को हम उसकी इश्यू प्राइस से डिवाइड कर देंगे इसकी, तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह कंपनी कितने शेयर्स इश्यू करेगी, से यस और नो। कुल मिलाकर बेटा जी मैं आपको क्या बताया, पूरे गेम में मैंने किसके साथ गेम खेला, इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस को मैं दूसरा नाम भी बोल सकता हूं कि मार्केट प्राइस, यस और नो। सो बेटा जी मैं वापस पूछता हूं, ये कौन है, टाटा पावर के नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स मार्केट प्राइस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेस वैल्यू, आई एम सेइंग टाटा पावर के नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स मार्केट प्राइस, विल आई गेट द नेटवर्थ ऑफ दिस कंपनी। अब इस कंपनी को ये कंपनी खरीदना चाहती है रिलायंस, तो इसको कितने से डिवाइड करेगी, इस कंपनी की इश्यू प्राइस से। अगर शेयर से पेमेंट करेगी तो हाँ या ना, सो डिवाइड बाय व्हाट, आईपी। कुल मिलाकर मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है कि जब कभी भी बाजार में, रियल लाइफ में, व्यापार में, व्यवहार में एक्सचेंज होते हैं शेयर्स, उसका फेस वैल्यू से कोई लेन देन नहीं है, इश्यू प्राइस। सो इश्यू प्राइस से हमें नंबर मिलते हैं। फिर जब ये एंट्री करेगी अपनी बुक्स में कि हमने शेयर्स इश्यू किए हैं, तो फेस वैल्यू तो सबको एक ही देनी पड़ेगी, तो तब ये एंट्री करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक, सॉरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हिल से 10 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, से यस और नो। पूरी क्लास को समझ में आया। तो बेटा जी फेस वैल्यू किससे ताल्लुकात रखता है, सिर्फ कंपनी की बुक्स में, बट बाकी के कितने शेयर्स इश्यू किए जाएंगे, कैश कितनी आएगी, इस सभी चीजों के लिए हमारे पास एक ही पैरामीटर है, वो है इश्यू प्राइस। इज दैट ओके, सिट सिट, थैंक यू सो मच। सो तुमने मुझे क्वेश्चन पूछा था, किसी ने, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था इधर मुझे, ये कहां कहां पर यूज होगा। तो अगर मान लो कल को आप इसॉप दोगे, इसॉप समझते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो अगर इसॉप देना है तो किससे डिवाइड करोगे, इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस इज द क्रक्स, मार्केट प्राइस इज द क्रक्स। फेस वैल्यू सिर्फ डिविडेंड और वोटिंग राइट्स के लिए, और वो कंपनी की बुक्स में रजिस्टर हो जाता है। क्या ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो गया? चलिए बढ़िया हो गया बेटा जी। अब हम चल लेते हैं अगले पॉइंट पर, और लिखिए हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुमको बुक्स आ गई है, तुमने बुक्स ली? कितने बच्चों ने ली? हाँ तो बुक मिली ना, तो जिन्होंने नहीं ली है ले लेना परसों, ठीक है। और नहीं मिली परसों भी तो टेंशन मत लेना, मैं उतना प्लान कर कर चलता हूं कि आपका आराम से काम हो जाएगा। ऑनलाइन लाइव के बच्चों टेंशन नको लेना, यूट्यूब के लिंक के नीचे आपको दी जाएगी वो, तो टेंशन मत लेना, तुम स्ट्रेस फ्री रहना। और प्लीज मेरी एक बात सुनो, तुम पर अभी पहले ही ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है अलग अलग चीजों का, तुम अकाउंट्स का छोड़कर जिस चीज का स्ट्रेस लेना है वो लो, ये मेरे पर छोड़ दो, ये मैं संभाल लेगा। तुम्हारे को बुक नहीं मिली, तुम नहीं लेके आए, तो 1-2 दिन तक मैं संभाल लूंगा, 1-2 दिन में कभी भी लेके आ जाना, भागा दौड़ी मत करना, खुद को परेशान मत करना, इट्स ओके, आराम आराम से चलने देना, आई विल मैनेज इट। इज दैट ओके? तो मैं ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ 1-2 दिन में भी कि जिसके लिए बुक लगेगी, बुक आराम से भी मिल जाएगी तो ठीक है। और ऑनलाइन लाइव यूट्यूब के बच्चों आपको वो लिंक मिल जाएगी बुक की, जब तक कि आपके पास बुक नहीं पहुंचती है तो काम हो जाएगा। अभी नको डाल, अभी वो खाली बुक फॉर्म में। सो बेटा जी इधर आइए, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ये वाली चीज पढ़ रहे हैं। ये फॉर्म टू पी एंड एल अकाउंट वाला याद आ रहा है क्या आपको? अब इसके अंदर बेटा जी पहला शेड्यूल था, अगर आपको याद होगा तो क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, याद आ रहा है?
सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल है बेटा जी, जो आपका मुख्य व्यवसाय है उस मुख्य व्यवसाय से आप क्या क्या चीजें कमाते हो। तो फॉर एग्जाम्पल इट्स मी, आई अर्न माई रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग द सर्विसेस। रेंडरिंग द सर्विसेज एज इन मैं आप सभी लोगों को पढ़ाता हूं और मुझे पैसे जो मिलते हैं फीस, उसको हम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आपको पता है मेरे प्रोडक्ट भी बिकते हैं। प्रोडक्ट कौन सा बिकता है? मेरा पेनड्राइव बिकता है। आपको पता है मेरे और भी चीजें, नोट्स भी बिकते हैं। तो इन सभी को हम बोल सकते हैं सेल ऑफ प्रोडक्ट। कुल मिलाकर ये दोनों से मेरी इनकम जनरेट होती है, यस और नो। फिर उसके बाद में राजा बेटा जी और भी कुछ आइटम्स है। किधर गया तू? फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। अब अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज मतलब तुमने देखा होगा कि कुछ लोग कमीशन एजेंट वगैरह भी होते हैं, तो जिनको ट्रेडिंग कमीशन वगैरह मिल रहा है, कर रहा है, तो अदर कोई ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब आपका मुख्य व्यवसाय वो है। सो मुख्य व्यवसाय क्या हो सकता है? एक तो सर्विसेस, आप सर्विसेज दे रहे हो, डॉक्टर। दूसरा क्या हो सकता है राजा बेटा जी? आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तीसरा क्या हो सकता है राजा बेटा जी? कि आपको कमीशन मिल रहा है, आप एजेंट हो। नहीं, जोमैटो इज एन एजेंट। जोमैटो डजंट मैन्युफैक्चर फूड, जोमैटो क्रिएट्स फूड। नो, व्हाट डज जोमैटो डू? Does it trade food? No. It is a platform which charge a convenience fee. Book My Show. What does Book My Show do? What is their main source of income? Their main source of income is the convenience fee which they charge you. Yes or no? What does GoIbibo do? What does Oyo do? Same. They don't own any hotel. They are a platform which are listing their various products of various other entities. The product doesn't belong to them. And they charge a commission for that. Yes or no? सो ट्रेडिंग कमीशन, तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बता दिए, उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? कमीशन से। यस। अबे समझे क्या नहीं समझे? रेड बस, कितने बच्चे रेड बस से आए? ये देखो रेड बस से आए। कौन ओला से आया भाई? मेरे को एक बार देखना है, बस एक बार देखना है थोपड़ा, बस एक बार हाथ ऊपर कर दे। कौन ओला से आया? बेस्ट है बेटा, बहुत बढ़िया। सो मैं आपको बता रहा हूं, रेड बस से जब आप आते हो तब रेड बस वाले उधर बहुत सारे अलग अलग बसेस को लिस्ट करते हैं। वो बसेस उनकी नहीं होती है, बट देन दे चार्ज कमीशन फॉर दैट। यस और नो? और राजा बेटा जी लास्ट में उसमें से क्या किया? एक्साइज ड्यूटी, उसको भी कैंसिल करके हम क्या बोलेंगे? जीएसटी। क्या बोलेंगे? जीएसटी। सो बेटा जी पहले ग्रॉस रेवेन्यू दिखाते हैं और ग्रॉस रेवेन्यू में से हम क्या लेस कर देते हैं राजा बेटा जी? जीएसटी। मुझे नहीं समझा, मुझे बताओ अभी आप लोगों ने फीस कितनी भरी? विद जीएसटी या विदाउट जीएसटी? है कोई बच्चा जिसने विदाउट जीएसटी भरी? अब तुमको लगा सारा पैसा मेरे पास है, बिल्कुल सच है, बट मेरे पास आने के बाद में उधर मोदी जी बोले मेरे को भी दो। मैंने दिया फिर उनको, नहीं तो मेरे को जेल में डाल देते। तो फिर मैंने उनको दिया, तो फिर मेरी रेवेन्यू कितनी हुई? आपने जो फीस भरी माइनस जीएसटी। तो लॉजिकली तो लिख रहे हैं हम रेवेन्यू में। यस। तो अब मुझे बताओ कैसे कैसे रेवेन्यू आएगी? जल्दी से इसको खत्म करो, मुंह पर मारो मेरे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो पहले सेल ऑफ प्रोडक्ट, देन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, देन ट्रेडिंग कमीशन, लेस जीएसटी। ये पहले से एक्साइज ड्यूटी चल रहा है, बट हम क्या बोलेंगे? लेस जीएसटी। एक बार मुंह पर मारो, एक बार लास्ट टाइम। सेल ऑफ, फिर सेल ऑफ सर्विस, फिर ट्रेडिंग कमीशन और लेस। ठीक है, ये इधर वाला मुझे पता था बहुत इजी है, तुमको आ जाएगा। थर्ड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड वाला सुनते हैं। अदर इनकम दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अदर इनकम, अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम, ब्याज। बड़ी बात, किस पर ब्याज मिलता है आपको? एफडी पर, आरडी पर, सेविंग बैंक अकाउंट पर, और भी आपको इंटरेस्ट किस पर मिल सकता है? आपने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिए तो उस पर, आपने कोई बॉन्ड खरीदे होंगे तो उस पर, इन्वेस्टमेंट पर, सब पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट इनकम तो समझ में आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जियो किसकी है? अच्छा, और एलआईसी किसकी है? और ये बीएसएनएल, और ये एयर इंडिया। तुम्हें पता है इसको क्या बोलते हैं? सब्सिडरी। सो जियो रिलायंस की क्या है? सब्सिडरी। समझे? वापिस से पूछो, जियो रिलायंस की क्या है? जेएलआर टाटा मोटर्स की क्या है? सब्सिडरी। तो बेटा जी सब्सिडरी अपनी पेरेंट कंपनी को, अपनी होल्डिंग कंपनी को क्या देती है? डिविडेंड। वैसे ही मैं अगर इन्वेस्टर हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे क्या देती है? डिविडेंड।
डिविडेंड मतलब जो ओनर को जो चीज दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। सो राजा बेटा जी ये क्या लिखा है, डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनीज। बेटा क्या गलत लिखा है, सही तो लिखा है कि मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया किसी सब्सिडरी कंपनी में, जैसे टाटा मोटर्स ने इन्वेस्ट किया जेएलआर में, तो जेएलआर अगर डिविडेंड दे रही है तो किसको मिलेगा, टाटा मोटर्स को। जियो अगर डिविडेंड दे रही है तो किसको मिलेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। एलआईसी अगर डिविडेंड दे रहा है तो किसको मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब जाके गूगल करना, एलआईसी बहुत डिविडेंड देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सही और नो, गुड। डिविडेंड इनकम फ्रॉम कंपनीज अदर देन सब्सिडरी कंपनीज, ये तो ऑलरेडी बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो पता है मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर से, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज डिविडेंड देती तो किसको मिलता है, मुझे लगता है यहां तक तो बहुत आसान था। पहला वाला कौन सी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फिर डिविडेंड, डिविडेंड मतलब डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द सब्सिडरी एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम नॉन सब्सिडरी कंपनीज, से यस और नो, यू आर अ प्लेन इन्वेस्टर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कान खुलकर सुनो, बचपन में जब आप 12th में थे, प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप कहां लिखते थे, P&L क्रेडिट साइड, और जब लॉस होता था तब आप कहां लिखते थे। अब ऐसा नहीं है, अब प्रॉफिट हो अथवा लॉस, दोनों ही चीजें इनकम साइड में ही आएगी। अगर प्रॉफिट हुआ तो द आइटम वुड बी पॉजिटिव, और अगर लॉस हुआ देन द आइटम वुड बी नेगेटिव। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी पॉजिटिव आइटम, वी आर ऑन द इनकम साइड, और अगर लॉस हुआ तो विल राइट इट एज अ नेगेटिव आइटम, से यस, क्योंकि इधर वर्ड क्या लिखा है, नेट गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो राजा बेटा जी मैं बता रहा हूं, प्रॉफिट हुआ तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव, और लॉस हुआ तो क्या लिखोगे, नेगेटिव, बट बोथ विल बी रिटर्न ऑन दी इनकम साइड, से यस। नेक्स्ट, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस। सो कुल मिलाकर इधर जो बच्चा एक चीज समझ नहीं पाता है और कंफ्यूजन करता है अदर इनकम में, वो ये है कि अदर इनकम में आपको लॉस भी वहीं लिखना है, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट राइट अ पॉजिटिव फिगर, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट राइट अ नेगेटिव फिगर। चलो छोड़ दो, मुंह पर मारो मेरे, भी शुरुआत से शुरू करते हैं। रेवेन्यू नहीं, चुप रहे, इंटरेस्ट कहां से शुरू करेगा ये, सेल ऑफ क्या, अरे अपन ऐसे क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हैं ना तो फिर याद हो जाता, सेल ऑफ प्रोडक्ट, फिर सीधा बैठ इतना जल्दी छोड़, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, फिर ट्रेडिंग कमीशन लेस जीएसटी, फिर जब हम अदर इनकम में जाते तो अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम, फिर डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी आएगा नहीं आपके केस में, फिर डिविडेंड फ्रॉम नॉन सब्सिडरी, फिर नेट गेन और लॉस। दिमाग को ट्रेन करो, गेन हुआ तो भी इधर ही आएगा, लॉस हुआ तो भी इधर आएगा, गेन हुआ तो पॉजिटिव फिगर, लॉस हुआ तो नेगेटिव फिगर, बेस्ट है। और फिर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब इसके अलावा और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी तो वो सारी कहां पे आ जाएगी, इधर, से यस, और वो कैसे लिखेंगे, नेट ऑफ एक्सपेंसेस, से यस। शैल वी नाउ प्रोसीड। ए झंडू बाम, वो P&L अकाउंट याद करो, पहला वाला क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर क्या है, अदर इनकम, फिर नेक्स्ट कौन सा था, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में फर्स्ट वाला कौन सा था, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरी टीचिंग स्टाइल को प्लीज समझ जाना सर, डे 2 को मैंने समझाया था आपको अलग अलग टाइप की इन्वेंट्रीज, ये इस वजह से समझाया था, तब आपको पता भी नहीं था कि आप क्या समझ रहे थे, बट तब मैंने आपको कुछ एक दिमाग में ठूस दिया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला बताओ, क्लोजिंग, वही चीज इधर लिखी हुई है, बट अगर मैं ये सारी चीजें एक साथ पढ़ाता ना तो तुम्हारे तांडव हो जाता। मैंने फॉर्मेट किसी दिन और पढ़ाया, मैंने उसके रिलेटेड आइटम किसी और दिन पढ़ाया, और अभी जब हम देख रहे हैं तो P&L अकाउंट हमारा फास्ट भाग रहा है। आप देख लीजिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैंने ये भी सिखाया था कि आपके स्टॉक कितने टाइप के होते हैं, 3। तो मुझे नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला कौन सा होता था, पहला वाला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा वाला कौन सा, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखना चाहोगे परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो है नहीं क्योंकि वो एक ही आइटम है, सो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एक ही आइटम है ना। और तीसरा वाला और एक आइटम था, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर स्टॉक इन ट्रेड। ये कोई योगा योग नहीं है बेटा, ये वर्क इन प्रोग्रेस, ये फिनिश गुड्स, और एक इधर आएगा स्टॉक इन ट्रेड, ये इधर टोटल की जगह क्या लिख दूं, स्टॉक इन ट्रेड। हैप्पी। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये इधर गलत है। सर तुम आप इधर गलत क्यों लिखते हो, बेटा जी ये इधर इंप्रूव करने का मतलब है कि अब आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया, तो क्या फॉर्मूला आएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तुम्हारे दिमाग में भर भी देता हूं,
Opening stock is an expense. Closing stock is an income. Opening stock was written on the trading account debit side and closing stock was written on the credit side. We are on the expense side. अच्छा, तुमको थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो गया, मुझे पता नहीं मैंने भी क्यों कूदा इधर। ये ओपनिंग इधर लिखते थे और क्लोजिंग इधर लिखते। हम कौन से साइड में? एक्सपेंस साइड में ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही बनेगा ना। ये अगर मुझे डेबिट में लिखना है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही लिखना पड़ेगा ना। से यस। और अगर मैंने बोला कि ये फिगर पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, द आंसर इज यस, कैन बी नेगेटिव। सो नेगेटिव रहा तो राइट नेगेटिव, इधर क्लास में नहीं बाहर जाके, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव, हाँ ठीक है। अगर नेगेटिव रहा तो नेगेटिव और पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव। मुझे नहीं समझा चेंजेस इन इन्वेंटरी कैसे करते, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फिगर पॉजिटिव रहा तो, नेगेटिव रहा तो, छोड़ो यार मुझे याद ही नहीं आ रहा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या आता है? मैं देख रहा हूं कौन कौन नहीं बोल रहा है। जो जो नहीं बोलेगा उसका अरेंज मैरिज होगा। पहला वाला क्या है? सेल ऑफ प्रोडक्ट। मैं देख रहा हूं किसको किसको अरेंज मैरिज नहीं चाहिए। हाँ, सेल ऑफ प्रोडक्ट, फिर सेल ऑफ सर्विसेज, फिर ट्रेडिंग कमीशन। ओके, टोटल आ गया क्या? फिर लेस जीएसटी, वो भी भारी है। फिर नेक्स्ट अदर इनकम, पहला वाला इंटरेस्ट, फिर डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी, फिर डिविडेंड फ्रॉम नॉन सब्सिडरी कंपनीज, फिर नेट गेन और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब गेन या लॉस हो दोनों उधर ही आएगा क्या? फिगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव आए तो नेगेटिव। अदर, अदर कौन सी? अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कुछ भी रहेगा नेट ऑफ एक्सपेंसेस। थोड़ा सा नीचे कूदो, फिर अबे वहां नहीं कूदने का, ये नहीं। नेक्स्ट, अरे वो पागल नीचे देख रहा है यार। मैं नीचे वाले आइटम के बारे में पूछ रहा हूं कि कौन सा है अभी। मैं अभी मरेगा अभी मेरे मन में। अरे बताओ भाई, अपन कहां तक आ गए? मैं पैनिक अटैक आ रहा है मेरे को। कौन सा कहां तक आ गया? अपना इनकम साइड तक हो गया है दोनों आइटम। अभी एक्सपेंस साइड में कौन सा लिखते हैं अपन? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है क्या तुमको? ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग। उसके बाद में परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है, यस और नो। फिर उसके बाद में चेंजेस इन इन्वेंट्री होता है। बोला चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला बताओ। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर फिगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव आए तो नेगेटिव। बेस्ट है। अगला वाला आइटम याद है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। संतोष इधर आ रहे? ये कौन गाना बजा रहा है? मैं नाचने लग जाता हूं इधर एड़े। अच्छा संतोष, आज तुझे थोड़ा बुरा लगेगा, आई एम सॉरी, उसके लिए मुझे माफ करो मेरे बच्चे, माफ करो, मुझे माफ करो। हाँ, अच्छा मुझे बताओ एज ए एम्प्लॉय को क्या क्या मिलना चाहिए? अब ये बताएंगे तुझे क्या क्या मिलना चाहिए। 2 मिनट। और तुझे सब कुछ नहीं मिलता है इसलिए तुझे बुरा लगेगा। चलो बोला संतोष को क्या क्या मिलना चाहिए? सैलरी मिलती है क्या? सैलरी, हाँ, तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिर क्या? बोनस। हाँ, बोनस मिलता है क्या? हाँ, तो बोनस भी क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और शेयर, अभी शेयर मेरे क्या मिलेगा, बट ठीक है। ESOP अगर मिला तो क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है क्या? हाँ। फिर PF एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर ग्रेचुइटी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या क्या क्या? आवाज नहीं आ रही है। मेडिकल एक्सपेंसेस, यस। और छुट्टी मिलती है। और हंस क्या रहे? मिलती नहीं है कभी ने? हाँ। और सपोज मान लो एकोमोडेशन, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कल वड़ा पाव खाया था ना? खाया था कि नहीं खाया था? हाँ, तो वड़ा पाव दिया, कैंटीन एक्सपेंसेस दिया, खाने के एक्सपेंसेस दिया, तो पेट्रोल एक्सपेंसेस। तो ये क्या सैलरी रहेगी क्या? नहीं। हाँ या नहीं राजा बेटा जी? तेरे को बस यही बताने के लिए लेके आया था। सब कुछ देता है मैं, येड़े है जा भी। ये सभी चीजें क्या बनेगी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। रट कर नहीं चलेगा। एम्प्लॉयज के लिए क्या हुआ? ए यार एसी यार, गंदा चीज वापस दिखा दिया यार, चिमटे ले रहे हैं यार। फिंगर ऐसे कर लो, हम तो बचपन में ऐसे कर लेते थे। कर लो, छू दिया ना फिर तुम भी वैसे हो जाओगे, रोग फैलता है ये। ए नहीं लड़ मत यार, रिलैक्स, मैं ऐसे ही मस्ती करते रहता हूं। मत लड़। ए रसगुल्ले, HR है।
पासवर्ड चाहिए तुझे? किसका पासवर्ड चाहिए? ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। देख बाकी और कुछ खुल गया तो फिर मेरे को मत बताना। सो मुझे एक बात बताओ, सैलरीज एंड वेजेस है क्या भाई? फिर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, फिर इसॉप, फिर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस में एम्प्लॉइज के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होंगे वो इधर होंगे। कुछ बच्चों को बड़ा मजा आता है, सर वेजेस किधर जाएगा? वेजेस ट्रेडिंग, बट यहां पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा वेजेस। कहां जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा वेजेस। इज दैट ओके? सो सारे एम्प्लॉयज से जुड़े हुए खर्चे इधर आएंगे। से यस। कैंटीन में खाया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसॉप, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अकोमोडेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। से यस और नो? ट्रांसपोर्टेशन, एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्या हम इतना एक्साइटेड होके बोला तुमने? फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। फाइनेंस कॉस्ट माने इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट में दो चीजें आती है, एक इंटरेस्ट कॉस्ट और एक बीसी, बोरिंग कॉस्ट। ओके, सो फाइनेंस कॉस्ट में दो चीजें आती है, एक इंटरेस्ट कॉस्ट और दूसरा बीसी, बोरिंग कॉस्ट। गुड। हाँ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन होती है बिल्डिंग पर, प्लांट पर, मशीनरी पर, और अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल असेट्स पर, गुडविल पर, कॉपीराइट्स पर, पेटेंट्स पर, जो भी होते हैं वो लिख देंगे। से यस। नीचे वाला बच्चा बात कर रहा है, तू दिख रहा है पागल? पैर हिलाने वाले दिख रहा है, तू बात कर रहा है? चलाओ ना नैनो से बाण रे। अदर एक्सपेंसेस सुन लो, अदर एक्सपेंसेस सुन लेते। वो कैसा धीरे से हसता है ना, मुळकता एकदम। आमच्या मराठीत त्याला मुळकतो म्हणतो आम्ही। ब्लशिंग ब्लशिंग, कितनी देर रोक के रखा, फिर लास्ट में आई गई। अभी तो कंट्रोल ही नहीं हो रही है। अगला वाला देखो इधर, अदर एक्सपेंसेस। बेटा सीधा सा सिंपल रूल है, जिसका कोई नहीं उसका क्या है? अदर एक्सपेंसेस। तुम जब अभी हिसाब लिखोगे ना, तुम्हारे लाइफ में बहुत भारी चीज होने वाली है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको बोल बोल कर भेजा था, देखो बेटा खाने पीने पर ध्यान रखना, देखो बेटा बुक्स वगैरह ले लेना, देखो बेटा जो कुछ भी आपको जरूरत का साजो सामान लगता है वो सब ले लेना। तुम्हें पता है क्या होगा? तुम्हारे जो कॉलम बना के लाए हो ना तुम घर से, स्टेशनरी, फूड और बाकी की चीजें, और एक लास्ट में मिसलेनियस अदर एक्सपेंस छोटा सा बनाया, लास्ट में तुम्हें पता चलेगा कि वही ज्यादा भरेगा। वही फिलअप होते रहेगा, और इधर कुछ नहीं। तुम्हें पता है बॉयज क्या करते? लौंडे साबुन नहीं खरीदते, येड़े कहां से खरीदे, पैसे नहीं रह रहे, और वो अदर एक्सपेंसेस इतने बड़े बन जाते। सो यही वही अदर एक्सपेंसेस, यही वाला है वो, कि मतलब जो कुछ कहीं नहीं गया ऊपर वो कहां चला जाएगा? अदर एक्सपेंस। इसको याद नहीं करना, इसके कुछ एग्जांपल याद कर लेते। ऑडिट फीस, अदर एक्सपेंसेस। फिर अगर आपका रेंट है, बिल्कुल सही, अदर एक्सपेंसेस। फिर रिपेयर्स, पावर एंड फ्यूल, रेट्स एंड टैक्सेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑडिटर का खर्चा, यस और नो। इन सभी चीजों को क्या बोलेंगे हम? अदर एक्सपेंसेस। से यस और नो। बेटा जी उस दिन मैंने आपसे पूछा था, क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस असेट है क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस असेट है क्या? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? अदर एक्सपेंस। अच्छा आपको पूछूं, डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है क्या? सो डायरेक्टर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में नहीं जाएगा, डायरेक्टर किधर जाएगा? अदर एक्सपेंस। बट ध्यान रहे एमडी वगैरह जो रहते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं, दोज वुड बी क्लासिफाइड अबव ओनली। बट एनी विच इज इतना डिटेल में नहीं जाना। सो क्या मेरे रसगुल्ले बच्चों को P&L का फॉर्मेट याद हो गया क्या? एक बार मेरे मुंह पर मार दो, फिर मैं आपको और कुछ चीज बताऊंगा। देखो कितने अच्छे लग रहे हो, तुम्हें पता है तुम डे 1 को कुछ पता नहीं था तुम्हें, अब तो तुम मेरे को बैलेंस शीट मुंह पर मार रहे हैं, P&L मुंह पर मार रहे हैं। सो एक बार P&L वापस एक बार मुंह पर मारते हैं, उसके फॉर्मेट को अंदर से घोटते हैं, और फिर अभी एक प्रॉब्लम लेंगे और काम खत्म करेंगे। तुमको चाहिए तो मैं चैलेंज देता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, तुमसे एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा मैं इसके बाद में, और तुमको पता भी नहीं चला कि मैं तुमको वहां तक लिया है। मैं एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, समझे? तो बस तुम मेरी एक बात कर लो, एक प्लेफुलनेस, और जो पूछे वो बोलते रहो। बचपन में करते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कभी कभी तो माँ बाप इतने खड़ूस रहते थे, बचपन में उठा के नींद से, चलो मेहमान है करके बताओ। तुम कर कर फिर वापिस सो जाते थे। तुमसे नहीं करा, सॉरी सर, मैं क्या करूं अभी, मैं मेरी क्या गलती है अभी इसमें? तुम घूर घूर कर देख रहे हो यार, मेरी थोड़ी ना गलती है कोई, मेरी।
चलिए राजा बेटा जी, preliminary expenses are not an asset. ESOP grants to company stock employees, okay, often based on the duration of their employment. Perfect. All right, so here we go and let's talk about the first thing. पहले revenue from operation. तुम बात कर नहीं, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अभी उसके अंदर डिटेल्स में जाना है. तो सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस, ट्रेडिंग कमीशन लेस जीएसटी, बात खत्म. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द अदर इनकम, सो अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम, फिर डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी, डिविडेंड फ्रॉम, फिर नहीं, ये दूसरा वाला नहीं समझ में आ रहा. नेट गेन और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम. प्रॉफिट रहा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव, साइन चेंज नहीं करने की. फिर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बात कर, अदर इनकम भी हो गई हमारी. टोटल ए आ गया इनकम, गुड. एक्सपेंस साइड में पहला वाला क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसका फॉर्मूला मुंह पर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. फिर दूसरा परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड है गुंडी. फिर थर्ड चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. फिगर पॉजिटिव आए तो लिखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव आए तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव. फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ हर वो खर्चा इधर ही लिख देंगे. फिर नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या लेंगे, इंटरेस्ट और बीसी. बीसी मतलब अदर बोरिंग कॉस्ट, ओके, इंटरेस्ट एंड बीसी. सर अदर बोरिंग कॉस्ट AS 16 में पढ़ाऊंगा. व्हाट आर अदर बोरिंग कॉस्ट, लाइक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर व्हेन इट इज रिटन ऑफ, इट वुड बी ट्रीटेड एज अ बोरिंग कॉस्ट. इज दैट ओके? सो आई विल टॉक अबाउट इट. गुड. फाइनेंस कॉस्ट के बाद में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अलग अलग चीजों पर आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दे दोगे. लास्ट वाला पॉइंट, जिसका कोई नहीं उसका कौन है. इतने प्यारे हो गए हो तुम यार, संभलता नहीं है मेरे से इतना. 2 मिनट रुकेंगे आप कि घाई है? नहीं नहीं, आज नहीं घाई करो. अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी. यार कंपनी फाइनल अकाउंट किधर है? गुड़िया नको ना बात करू, शाना बच्चा है ना तू, नहीं है? ओके बेटा जी, थोड़ा सा एरोगेंस है मेरे में, कहीं बार लेकर डूबेगा भी ऐसा लगता है, बट मुझे लगता है कि कोशिश करने में क्या हर्ज है. मुझे तुम पर कॉन्फिडेंस है और तुम पर जल्दी कॉन्फिडेंस आए तो सारा जिम्मेदारी मेरी भी नहीं है. कहीं तुमने भी ऐसे कुछ कांड किए होंगे ना जिसकी वजह से तुम पर भरोसा हो रहा है कि नहीं है, तो सारी गलती मेरी भी नहीं है. सो एक काम करते हैं, तुम सभी लोगों ने सुनना, मैं प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी. मेरी कोई इंटेंशन नहीं है मेरे को प्रॉब्लम वो सॉल्व करने की. मेरे पास मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स लेके आया, मुझे ये सॉल्व करना था. बट मुझे ऐसे ही मजा आ रहा है कि तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस चेक कर लिया जाए कि तुम, और ऐसा भी नहीं है कि कोई पुरानी प्रॉब्लम लेके आए, अपन क्या है बाप आदमी है, तो प्रॉब्लम भी थोड़ी सी भारी वाली निकालेंगे. ये ग्रीन कलर में, ओके, ये आपका 13वां क्वेश्चन है, मई 2023 में आया. किसमें है एग्जाम में? मई 2023. अब चलो चेक करते कि अगर ये एग्जाम में आ जाता और तुम एग्जाम में बैठते, मई 2023 बराबर बोल रहा हूं ना? हाँ, अभी के एग्जाम में है. ये रहा मई 23. अच्छा मुझे बात बताओ, इसमें से थोड़ा बहुत भी आया तो अच्छा लगोगे, कैसे लगोगे? और तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैंने वो टॉपिक शुरू कर दिया, फिर तो और भारी लगना चाहिए. क्वेश्चन में पहले बोला है, इधर लास्ट लाइन पर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023. Can I ask my intelligent class that do you know the format of schedule 3 P&L account? Yes or no? Yes. एक काम करते हैं,
मई 2023 मतलब अभी कौन से महीने में अपन? सजेस्टेड आ गए क्या इसके? चेक करो कोई तो एक सजेस्टेड आ गया क्या? एक जन बोला हाँ तू कर ले रहे, शेयर मार्केट वाला बंदा तू कर। तू गुजरात से है ना? किधर से? हाँ कोई बात नहीं वहीं से रहो। मेरी एक बात पूछो, सुनो तो सही। 7% डिवेंचर, आपको क्या लगता है ये P&L का आइटम है या बैलेंस शीट का आइटम है? तो मतलब पढ़ाया था मैंने आपको ये कि हाँ 7% डिवेंचर क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी, 7% डिवेंचर डेबिट बैलेंस असेट। बोला हाँ। चलो उसके आगे प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा बे? असेट साइड। ट्रेड रिसीवेबल कहां जाएगा बे? हाँ बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा ना। अभी वो डिटेल वाले बात नहीं करेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, बट तुमको इतना पता चल गया बैलेंस शीट का आइटम है। P&L में कचरा करके मिक्स करके दिया, साइड में निकालो इसको, है ना। अगला वाला कौन सा है? लैंड, बैलेंस शीट, सांस लो। डिबेंचर इंटरेस्ट, P&L में ब्रेकअप चाहिए। डिबेंचर इंटरेस्ट P&L में जाएगा बराबर, बोला कहां जाएगा? क्योंकि तुमने बोला डिबेंचर एक लाइबिलिटी है, एक बोरोइंग है। डिबेंचर पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट ये बोरोइंग कॉस्ट होगा, ये फाइनेंस कॉस्ट होगा, तो ये कहां जाएगा P&L में? फाइनेंस कॉस्ट। क्या आप सभी लोगों को कबूल है? हाँ या ना? मुझे नहीं समझा, डिबेंचर इंटरेस्ट किस पर लगता है? डिबेंचर पर ना। सो बेटा डिबेंचर पर इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो वो कहां जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। और ये डेबिट बैलेंस ही है क्या? अच्छा मुझे नेक्स्ट बताओ, बैंक इंटरेस्ट कहां जाएगा? पक्का? सजेस्टेड है बेटो? नहीं है, ओके। सेल्स, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज अ ट्रांसफर फी। सो जनरली क्या होता है कि जैसे प्रेस्टीज पॉइंट है, प्रेस्टीज पॉइंट में अगर मान लो किसी एक व्यक्ति ने अपना एक यूनिट बेचा किसी को, तो वो सोसाइटी को वो ट्रांसफर करना पड़ता है दूसरे व्यक्ति के नाम पर। तो उसके लिए क्या चार्ज करते हो? ट्रांसफर फीस। सो जैसे आपको बताऊं मैं, एक कंपनी होती है, तो कंपनी जब शेयर्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करती है, तुम शेयर मार्केट से कंपेयर मत करो, वो सारे लिस्टेड कंपनीज है। बट ऐसी कुछ कंपनियां होती है जो लिस्टेड नहीं होती है, उनमें जो शेयर्स होते हैं वो एक कंपनी दूसरे कंपनी को ट्रांसफर करती है। जैसे आपको एक बात बताता हूं, सेलो, सेलो 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 बहुत बड़ी कंपनी है बट लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड नहीं है। तो अगर सेलो कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, तो आंसर इज यस। तो जब कंपनी सेलो अपने शेयर्स बेच रही है, तो शेयर्स बेचते वक्त वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रहा है। आपको अंकिता मैम पढ़ाएंगी मतलब शेयर होल्डर्स रजिस्टर, उसके अंदर पढ़ाएंगे कि एक व्यक्ति का नाम काट के आपको दूसरे व्यक्ति का नाम वहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। एग्रीड? तो उसके लिए कंपनी आपसे क्या चार्ज करती है? ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस इज इनकम फॉर द कंपनी। ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया। ट्रांसफर फीस इज व्हाट? इनकम फॉर द कंपनी। नाउ आस्क योर हार्ट, इज इट द मेन प्राइमरी इनकम और अदर इनकम? सो ये अदर ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा क्या? अगर आपको आइटम याद होंगे तो वहां पर 5 थे। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरीज, डिविडेंड फ्रॉम अदर देन सब्सिडरीज, देन नेट इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, दैट इज नेट गेन और लॉस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। और लास्ट वाला कौन सा था? अदर इनकम। ये अदर इनकम है, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बराबर है। लेट्स प्रोसीड अहेड पीपल। डिस्काउंट रिसीव्ड, जोर से बोलो तो मजा आ जाएगा यार। अदर इनकम। अब शांति, सांस लो सांस लो सांस लो। बेटा जी आपको क्या लगता है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है? ये फिगर आउट करो। क्या बात है यार, मतलब अब मैं कैसे क्या करूं? तुमको कैसे पता चला ट्रेडिंग है? बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि परचेसेस दिया और परचेसेस के अलावा आपके पास ना WIP है, ना रॉ मटेरियल है, ना फिनिश गुड्स है, राइट? सो बेटा जी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगी तो कम से कम 2 टाइप की इन्वेंट्री होनी चाहिए, एक RM और एक फिनिश गुड्स। ट्रेडिंग वाले के पास कितनी इन्वेंट्री रहेगी? एक। सो मुझे बताओ ये परचेसेस कहां जाएगा? रॉ मटेरियल कहां होगा बे? कौन बोला रॉ मटेरियल? कौन बोला? कौन बोला? रॉ मटेरियल नहीं है ये स्टॉक इन ट्रेड है ना। सो ये कौन सा हेडिंग में जाएगा? परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मैं वापस पूछता हूं, आपको कैसे पता चला परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है? क्योंकि जरा विजुअलाइज करो ना, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती तो क्या क्या होता? रॉ मटेरियल होता और फिनिश गुड्स कम से कम 2 तो होने चाहिए ना, एक कच्चा माल और एक बना हुआ माल। ये देखा है तुमने कभी ब्रिक्स बनती है? सो ब्रिक्स के यहां पर कम से कम 2 स्टॉक तो रहेगा ना। जहां पे ब्रिक्स बनती है क्या रहेगा? एक रॉ मटेरियल और एक ब्रिक्स फिनिश गुड्स। बट अगर सपोज मैं ट्रेडिंग करता हूं ब्रिक्स की, तो मेरे पास क्या रहेगा? ब्रिक्स। डू यू एग्री? सो राजा बेटा जी मैं आपको जो समझा रहा हूं बिल्कुल सही समझा रहा हूं। यहां पर ये
स्टॉक इन ट्रेड ही है, सो इसको हम क्या लिखेंगे, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये रसगुल्ले अगले चलो, इन्वेंट्री ओपनिंग है क्या यार, शिट आई जस्ट फॉरगॉट, क्या करते हैं इसका, चेंजेस इन इन्वेंट्री, क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। बेटा जी ये देख लो नीचे है क्या, ये क्लोजिंग भी दिया हुआ, सो हम क्या करेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। वाह, फैक्ट्री एक्सपेंसेस किधर जाएगा, तुमने बराबर बताया अदर एक्सपेंसेस में, इसके ऊपर थोड़ी सा प्रैक्टिकल लाइफ और एकेडमिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फैक्ट्री एक्सपेंस इधर अदर एक्सपेंस में दिखाया जाता है, बट ये अदर एक्सपेंसेस में नहीं जाता, इट शुड बी शोन एज अ पार्ट ऑफ द मेन एक्सपेंस ओनली, एज इन यू नो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में यूज करेंगे, बट अभी हमारे पास रॉ मटेरियल तो है नहीं, तो हम इसको कहां डालेंगे, अदर एक्सपेंस। अच्छा, तुमको टेंशन है, टेंशन ना लो, तुमने क्या बोला, अदर एक्सपेंस, तुमने क्या बोला, मैं भी वही बोल रहा हूं, बट मैंने एक एस्टेरिक मार्क डाला, इसमें थोड़े से रियल लाइफ में और इसमें प्रॉब्लम है, बस उतना रजिस्टर कर लिया, बट एकेडमिक्स में हम कहां डालेंगे इसको, अदर एक्सपेंस। गुड। शेट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, शेट, रिपेयर्स, शेट, ओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम क्या, मेरे को धड़कन तेज हो रही है, प्लीज मेरे को मारना मत, ये इंटरेस्ट, अबे ये तो अदर इनकम हो गई ना, ये तो अदर इनकम हो गई, प्लीज ये बस मैं ऐसा पढ़ाता है, अब सबको मालूम है ये एसेट है, ये P&L में नहीं घुसेगा, पहले पढ़ाने को चालू करता ना मेजॉरिटी क्लास इसमें क्या है, इधर कैसा जा रहा है, अब पूरी क्लास को मालूम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड में लेस होता है, प्रोविजन उधर नहीं जाता है, P&L में डेप्रिसिएशन जाता है। नेक्स्ट आइटम मिसलेनियस रिसीट्स। ओ साहेब अगली बात बताऊं क्या तुमको, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया और ये मिसलेनियस रिसीट के बारे में कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसको बाद में बात करेंगे। लैंड इज रिवैल्यूड बोला है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम और मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। बेटा मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 25%, ये अगर आपको याद होगा, सो P&L अकाउंट में पैट पीबीटी के बाद में आप क्या लेस करते हो, टैक्स एक्सपेंस, सो जब टैक्स एक्सपेंस लेस करते हो तो वहां पर 25% आप टैक्स निकाल के करोगे, सही और नो, हाँ ना, करंट टैक्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 4th अप्रैल 2023। बेटा हमारा कौन से तारीख का है, 31st मार्च 23, सो दिस इज द ट्रांजैक्शन आफ्टर 31st मार्च 23, वी आर नॉट गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इट इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्यों कौन से तारीख का दिया, 4 अप्रैल 23 का दिया ना, सेस। अच्छा मैं अभी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, पूछ लूं, क्या तुमको मैंने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट सिखाया था, नहीं, हाँ असेट अकाउंट, सो असेट अकाउंट बनाना सिखाया था, तो मैंने पूछा था जब कभी भी कोई असेट को बेचते तो हम क्या करते हैं, असेट डिस्पोजल अकाउंट, सो असेट का बैलेंस कहां जाता है, असेट डिस्पोजल, और प्रोविजन का बैलेंस कहां जाता है, और फिर उसको सेल करते हैं, और फिर बचा हुआ बैलेंस कुछ तो आता है, या तो आता है प्रॉफिट या तो आता है लॉस, सो ये जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कहां जाएगा, इनकम में, कहां पे, अदर इनकम। सो बेटा जी वो वही बोल रहे कि जो ये मिसलेनियस रिसीट है, इस मिसलेनियस रिसीट में वो बोल रहे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट ऑन 1/4/22, द कॉस्ट ऑफ द प्लांट वाज 165,750 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 24,865। कॉमन सेंस लगाओ, क्या मेरा बच्चा समझ पा रहा है कि उस असेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, देख के बताओ मुझे कितनी ओरिजिनल कॉस्ट है, मुझे आवाज नहीं आ रही है, 1,65,750, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है बेटा जी, 24,865। अगर असेट डिस्पोजल विजुअलाइज कर सको, मेरे को प्रॉब्लम को हाथ भी नहीं लगाना, विजुअलाइज करो, दिख रहा है, डेबिट साइड में आएगा असेट डिस्पोजल के 165,750, सही बोला गलत बोला, क्रेडिट साइड में आएगा 24,865, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, कितने में सेल किया, 142,800, क्योंकि बोला मिसलेनियस रिसीट रिप्रेजेंट कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, कितने में सेल किया, 142,800, यस और नो, मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ, क्या खा के आई माई, $1915 इज द प्रॉफिट। फिर दोबारा पूछ लूं,
असेट डिस्पोजल के डेबिट साइड में ओरिजिनल कॉस्ट जाएगी एसेट की, क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, प्रोविजन, और क्रेडिट साइड में और क्या आइटम जाएगा, सेल जाएगा क्या। अब मुझे बताओ, सेल जाने के बाद में फिगर, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आए तो क्या आएगा, प्रॉफिट, और क्रेडिट में आए तो क्या आएगा, लॉस। बेटा जी मुझे बताओ प्रॉफिट कहां जाएगा, नहीं अकाउंट के डेबिट, बट यहां पर कहां जाएगा, अदर इनकम। सुनो ना सेठ, मेरे को आज ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं था, मैंने बोला मेरे में एरोगेंस है, मैं डे 1 को ये क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ जब मैं कंपनी फाइनल अकाउंट शुरू करूँ। ये मेरे क्वेश्चंस बनाए हुए, कुछ बेसिक्स मैंने सारी चीजें बुक में नहीं डाली आपके, कुछ क्वेश्चन में डिक्टेट करके कराऊंगा क्योंकि मैं मास्टर हूँ लॉजिक्स को डेवलप करने में। और मैंने देखा कि जब जब मैं कोई नई बुक बनाता हूँ कॉपी हो जाती है साली पूरी इंडिया में। साला मेहनत मैं करूँ, मलाई कोई और खाए। तो इसके लिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स मैं क्लास में ही डिक्टेट करूंगा, जो मैं खुद बनाऊंगा और आपको डिक्टेट करूंगा, तो आपको क्लास में मिलेगी। ये मैं है जो खुली बात बता देता हूँ क्योंकि मैंने देख लिया, मैंने जो कुछ करता हूँ सब कॉपी हो जाता है, तो फिर वो नहीं करना है मुझे। मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम कॉपी करो, तुम्हारे दोस्तों को दो, जितनी मदद कर सको उतनी मदद करो। मैं तो ये बता रहा हूँ, हर बच्चे की मदद करो। हर एक व्यक्ति तुम्हारे जितना लकी नहीं रहता है भाई कि जो आके पढ़ ले। बिंदास दिल खोलकर मदद करना, जितनी मदद करोगे उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न लौट के आएगा। मेरा कोई दूसरा रूल है यार, हो जाती है चीजें कॉपी, तो दैट्स द रीजन। इस बार तो साला कितना दिमाग लगा है, बुक हैंड रिटन बनाई हमने, अब करो इसको कॉपी। बुक में फॉन्ट नहीं यूज किया, हर जगह हाथ से चीजें बनवाई है आर्टिस्ट को बुलवाकर। तो वैसे एनी विच वे ये मेरी प्रॉब्लम थी, वो मैंने सॉल्व किया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, तुमने अपने आप को कैसे रेट और जज करना। आज के 3 दिन पहले तुम कुछ थे नहीं, 3 दिन के बाद में अगर आप आज देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम को हाथ में लेने को डर लग रहा है। और प्रॉब्लम भी कोई छोटी मोटी नहीं सर, 10 मार्क की मई 2023 में आई थी, आप जाके गूगल कर लेना, पेपर आप देख सकते हो। तो ऐसा था कि आपको इसमें कुछ ही नहीं आ रहा है, और ये मेरा एरोगेंस था कि मैंने ये प्रॉब्लम उठाई पहली। बट मैं जब प्रॉब्लम शुरू करूंगा तो कैसे, जैसे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको दिए ना, वैसे ही ये पूरे कॉन्सेप्ट देने के बाद में इस प्रॉब्लम को आप मुझे हाथ भी नहीं लगाने दोगे, तुम बोलोगे कि सर मैं खुद सॉल्व करूंगा। तुम्हें समझ में आ गई बात ध्यान में। मैंने आपको डे 1 को कहा था यू आर इन सेफ हैंड्स। मैं मेरी चीजें बहुत प्लान करके करता हूं। अगर आपने नोटिस की होगी चीजों को, तो जो जो चीजें मैंने आपको ऐसे हंसते खेलते पढ़ा दी, वो चीजें अब इधर आई है। मैंने आपको पता भी नहीं लगने दिया कि क्या पढ़ रहे हो तुम, बस ऐसे पढ़ते जाओ क्या है, फिर वो चीजें इधर आई, और अब उसके बाद में आप खटाखट आंसर दे रहे हो। तो माई स्ट्रैटेजी लाइज इन डिवाइड एंड रूल। डू नॉट स्टे एब्सेंट इन एनी ऑफ द लेक्चर्स। मैं आपको वचन देता हूं, दूसरे दिन आपको प्रॉब्लम जाएगी। भले ही बच्चे ऐसे बोलेंगे मेरे लेक्चर से बाहर जाने का, कुछ नहीं, आज बेसिक्स ही कराया सर ने, टाइम पास कराया। टाइम पास नहीं, बहुत बाप आदमी है मैं, तुमको गोली भी दूंगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो लेक्चर को हर रोज अटेंड करना, मस्ती करके चले जाना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो आज वैसे भी मैं आपको जल्दी छोड़ने वाला था, क्योंकि बहुत जल्दी छोड़ दिया, मंडे को खेलेंगे गेम, तो आज जल्दी छोड़ रहा हूं मैं आपको। कल मेरी कोई क्लास नहीं है, कब मिलेंगे हम आपको, मंडे को। प्रेम से बाय बाय बोलो। ए ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लो, आई लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। संडे को मजा करना येड़े। यस बड़ी, आई लव यू। सो रसगुल्ले बच्चों ऑनलाइन वाले बहुत मस्ती करना, आप भी बच्चे सभी बहुत मस्ती करना, ठीक है। प्रेम से बाया बाया बोलो।